आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रिपीटर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अनिल यादव है और मैं प्रेजेंटली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंडियन क्लाइमेट, जिसके अंदर हम इंडियन मानसून के बारे में और क्लाइमेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत का जो क्लाइमेट और जो भारत की जलवायु है उसके बारे में। इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको जानना भी जरूरी है, तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। जिनमें सबसे पहला आता है एक्सिस। तो जो हमारी अर्थ की जो अक्ष है ना, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड कैसे है? मतलब यूजुअली अगर हम ऐसे बात करें तो हमारी एक्सिस कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। ये एक्सिस होती है यूजुअली किसी भी चीज की देखें तो हम। लेकिन जो हमारी अर्थ है उसकी जो एक्सिस नॉर्मल ना होकर थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है हमारी अर्थ। और वो झुकी हुई कितनी है? वो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है नॉर्मल वर्टिकल लाइन से। अब जिसकी डेफिनेशन की बात करें कि तो जो एक एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब ये जो लाइन दिखा रखी है यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइन है ना, जहाँ नॉर्थ पोल से जा रही है और साउथ पोल में एंड हो रही है, तो ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल में एंड होती है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। फिर आता है इक्वेटर, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये क्या होता है कि ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है। देखो इक्वेटर कौन सी होगी? ये वाली जो लाइन होती है इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट, कौन कौन से इक्वल पार्ट्स? ये वाले, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, मतलब वो इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। जिसमें ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, या जिसको हिंदी में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर, या जिसको हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट बात करेंगे लैटिट्यूड्स या अक्षांश की। तो देखो सबसे पहली चीज कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जिनको हिंदी में अक्षांश या देशांतर बोलते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं कि ये कोई एरिया है, ठीक है, अगर आपको यहां पर जाना है इस पॉइंट पे, तो आप किस तरह से जाएंगे? तो आप, अगर आपको यहाँ की लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया है। तो आपको कहाँ जाना है, आपको तो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन बतानी होगी ना। लेकिन यही चीज अगर इस एरिया को मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ परपेंडिकुलर लाइंस में डिवाइड कर दूं, तो हम इस एरिया की लोकेशन को बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिमार्केट कर दिया है इन लाइंस को, ठीक है, और इनको नंबरिंग से दे दिया 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मेरे को अगर यहाँ पर जाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया आपको B5 पर आना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, इस पॉइंट को लोकेट कर दिया कि आपको B5 पर आना है, तो आप जाके यहाँ से कैसे भी जाके यहाँ पर जा सकते हैं। तो इसी चीज को बेस बनाकर हमारी अर्थ पर भी कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ परपेंडिकुलर लाइंस खींची गई। उन्हीं हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइंस को क्या बोला गया? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बोला गया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको तो लैटिट्यूड्स बोला गया, और जो परपेंडिकुलर लाइन थी ना, जो लंबवत लाइन खींची गई थी, उनको लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर बोला गया, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि जो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स सर्कल्स होते हैं, मतलब पैरेलल सर्कल्स होते हैं, समांतर वृत्त होते हैं। अब वृत्त कैसे होते हैं? यहाँ पर तो मैंने तो लाइंस खींची हैं। तो देखो इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर हमारी अर्थ को एक 2D फॉर्मेट में देखें तो हमारी कुछ अर्थ इस तरह से दिखेगी। और जैसे मैंने बताया कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने दिखा रखे हैं वो क्या है? वो है लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश है ये। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं आपको अर्थ में दिखाऊं, क्योंकि अर्थ हमारा कैसा एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन तो खींची नहीं जा सकती है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो वो सर्कल्स का रूप लेंगी। तो इसी वजह से जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्कल्स की फॉर्म में होते हैं। और ये जितने भी सर्कल्स यहाँ पे खींचे गए ना, ये सारे के सारे पैरेलल होते हैं, समांतर वृत्त होते हैं ये सब, ठीक है। अब देखो सर्कल्स तो यहाँ पर खींचती है। अब बात आती है उनके नंबरिंग करने की, क्योंकि नंबरिंग भी तो जरूरी है ना, कि नंबरिंग बिना करे आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे जो सर्कल्स है ना, वो सारे के सारे इक्वल सर्कल नहीं है, क्योंकि देखो ये छोटा है, ये वाला थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ठीक है। तो इन सर्कल्स की जो साइज है वो तो सबकी इक्वल है नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि जो सबसे बड़ा सर्कल, तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? जो इक्वेटर वाला जो सर्कल है ना, वो सबसे बड़ा सर्कल है। तो उस सर्कल को उन्होंने 0 नाम दे दिया, 0 डिग्री नाम दे दिया। और अगर इस सर्कल जो कि इक्वेटर है, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, अगर उससे हम जो उत्तरी ध्रुव है उसकी तरफ चले, नॉर्थ पोल की तरफ चले, तो वहां से 0 से 90 उन्होंने क्या कर दिए? नंबर दे दिए सर्कल्स को। और नीचे की तरफ जाएं तो 0 से 90 उन्होंने नंबर दे दिए जब हम दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं।
अब बात ये है कि ये भी 10 डिग्री है और ये भी 10 डिग्री है, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करा? तो देखो ऊपर जब जाते हैं तो इनको नॉर्थ बोलते हैं, क्योंकि ये कौन सा हेमिस्फेयर है, गोलार्ध कौन सा है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे वाला कौन सा है, ये है साउथ सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऊपर वाले को तो एन से डिनोट कर दिया और नीचे वाले को एस से डिनोट कर दिया। मतलब यहाँ पर अगर मैं 20 की बात करूँ तो 20 कौन सा है, 20 नॉर्थ है, और ये वाला कौन सा है, 20 साउथ है। तो इस तरह से जो सर्कल्स को डिवाइड कर दिए यहाँ पे, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अक्षांश या लैटिट्यूड्स बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो ये है कि ये हमने सर्कल्स तो खींच दिए, ठीक है, पैरेलल सर्कल खींच दिए। अब इन सर्कल की नंबरिंग भी कर दी कि ऊपर से लेकर नीचे से 0 से लेकर हमने ऊपर तक 90 तक कर दिए और नीचे तक हमने 90 तक कर दिए। अब इनके अलावा जो कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जिनको अलग से नाम भी दिया गया, अब वो कौन कौन से सर्कल्स हैं? तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये आता है 90 डिग्री नॉर्थ, इसको बोला गया उत्तरी ध्रुव, ठीक है, या फिर नॉर्थ पोल बोला गया। सेम चीज जो 90 डिग्री साउथ था उसको बोला गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, या फिर साउथ पोल बोला गया उसको। और एक बोला गया जो 0 डिग्री था उसको इक्वेटर बोला गया, भूमध्य रेखा बोला गया। इनके अलावा, इन तीन के अलावा चार ऐसे सर्कल्स भी थे जिनको अलग से नाम भी दिया गया, जिनमें दो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थे और दो सदर्न हेमिस्फेयर में थे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन से थे, इसमें पहला आता है कि जो 66.5 डिग्री पे जो सर्कल्स निकल रहा था ना, उसको क्या बोला गया, उसको आर्कटिक सर्कल बोला गया, फिर आर्कटिक वर्त बोला गया। कौन से को, 66.5 डिग्री नॉर्थ को। देखो मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ये वाला, ठीक है, यहाँ पर इक्वेटर तो ये वाली आ गई, इसके अलावा नॉर्थ पोल 90 डिग्री इसको बोल दिया, साउथ पोल नीचे वाले को बोल दिया। ओके, अब देखो ये जो 66.5 डिग्री था, इस सर्कल को क्या बोला गया, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वर्त बोला गया। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दो थे, तो एक तो ये वाला हो गया, दूसरा क्या आ गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जिसको बोला गया। ओके, इसके अलावा जो सदर्न हेमिस्फेयर में भी दो थे, तो सेम यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में था, उतना ही 23.5 डिग्री साउथ पे था। क्या था, उसको नाम दिया गया, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा नाम दिया गया। और जो 66.5 डिग्री साउथ पे था उसको अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वर्त नाम दिया गया। तो इस तरह से 7 अलग अलग सर्कल्स को भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि चलो ठीक है, ये नाम तो दे दिए, लेकिन नाम दिए क्यों गए? तो देखो इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, हीट जोन्स में बताऊंगा कि ये नाम दिए क्यों गए थे। अब इसमें एक चीज आपको समझनी है, वो है कि ये जो ट्रॉपिक्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, या सब ट्रॉपिक्स जिनको उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं, ये होते क्या है? तो देखो जैसे सबसे पहली चीज तो जो ट्रॉपिकल एरिया है, फिर जो उष्ण कटिबंधीय जो एरिया है वो क्या होता है? तो वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है ना, ये वाला, इस एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ गया सब ट्रॉपिकल एरिया। अब ये सब ट्रॉपिकल कौन सा हो गया, कि जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, इसके साथ में भी कुछ एरिया होता है, मतलब इतना तो एरिया को और इन्होंने इंक्लूड कर लिया, और इस एरिया को उन्होंने क्या बोला, सब ट्रॉपिकल, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल दिया इन लोग, इन एरियाज को। और इसके अलावा ये वाले ऊपर जो ब्लू में मार्क कर रखा है ना, ऊपर और नीचे, इसको क्या बोला गया, इसको ध्रुवीय क्षेत्र या फिर पोलार रीजन बोला गया। और इसके साथ साथ में जो कुछ एरिया था ना, जो इसके आसपास का एरिया था, उसको क्या बोला गया, सब पोलार या उप ध्रुवीय बोला गया। जैसे कि यहाँ पर सब ट्रॉपिकल एरिया बोला गया ना, उसी तरीके से इसके आसपास का एरिया था उसको भी सब पोलार रीजन बोला गया। ठीक है, अभी क्यों बोला गया उसको मैं आपको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कभी ट्रॉपिकल एरिया की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया कौन सा हो गया, कि जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है ना, उनके बीच का जो एरिया है उसको बोलेंगे। और सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या क्या आ गया, सब ट्रॉपिकल एरिया में जो ट्रॉपिकल एरिया उसके आसपास के एरिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इस एरिया को इसमें इंक्लूड करेंगे। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की, या जिनको हिंदी में बोलते हैं देशांतर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ को हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइंस में डिवाइड करा गया। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस थी ये सारी की सारी, काल्पनिक रेखाएं थी, जिनमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको तो लॉन्गिट्यूड या अक्षांश बोला गया, और जो परपेंडिकुलर लाइंस थी उनको लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर बोला गया। देखो अगर मैं इसी चीज को 2D में दिखाऊं, मतलब अगर हमारी अर्थ 2D में होती तो ये जो लाइन थी इस तरह से परपेंडिकुलर में होती, लेकिन हमारी अर्थ तो एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो अगर 3D ऑब्जेक्ट होगा, इसमें हम इस तरह से अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे तो नॉर्थ पोल से शुरू करते हैं और साउथ पोल में जाएंगे, तो इस तरह से वो सर्कल्स बनेंगी। मतलब इस जो 2D में जो यहाँ पे परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं ना, वो नहीं बनकर कैसे बनेंगे, सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, और इन सर्कल्स की खास बात क्या है, देखो जो हमारा यहाँ पर मैंने जो दिखाया, जो लैटिट्यूड्स थे उनमें जो सर्कल्स थे वो इक्वल डिस्टेंस के नहीं थे। यहाँ पे कुछ मतलब कि 90 डिग्री पे सबसे छोटा था, और सबसे बड़ा होते होते इक्वेटर पे जो सर्कल बना वो सबसे बड़ा बना। लेकिन यहाँ पर जो सर्कल्स है ना, वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस के हैं, क्योंकि ये जो सारे सर्कल है वो एक फिक्स पॉइंट से निकल रहे हैं और एक नीचे फिक्स पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तो इनकी जो लेंथ है ना वो सबकी इक्वल है।
तो जो लैटिट्यूड्स को जब नंबरिंग करनी आई ना, जो अक्षांश है उनकी नंबरिंग में तो चलो देख लिया कि सबसे बड़ा सर्कल था इक्वेटर, तो उसको 0 दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे तो सारे जो सर्कल्स है वो इक्वल ही थे, तो इनमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? तो इनके बीच में जो ये साइंटिस्ट है ना जिन्होंने ये इमेजिनरी लाइंस खींची, तो उनके बीच में एक जनरल एग्रीमेंट हुआ कि इंग्लैंड की एक जगह है ग्रीनविच नाम की, यहाँ पर इस ग्रीनविच जगह में एक जगह है जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी रखी हुई है। उस ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो लॉन्गिट्यूड निकलेगा उसी को क्या बोला गया? 0 डिग्री बोला गया। और उसके इधर 179 सर्कल में 0 से 179 नंबरिंग दे दी गई, और इस तरफ ही 0 से लेकर 179 डिग्री नंबरिंग दे दी गई। अब ये जो 0 डिग्री से पास हो रही है ना, उसको प्राइम मेरिडियन बोला गया है, फिर प्रमुख याम्योत्तर बोला गया जिसको हिंदी में, ठीक है। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारी अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में काटती है। इधर वाले को तो वेस्ट बोलते हैं और इधर वाले को ईस्ट बोलते हैं। तो इधर जो नंबरिंग करेगी ना, ये 10 डिग्री, यहाँ पर ये जो 10 डिग्री है उसको वेस्ट लगाया गया और इधर वाले के ईस्ट लगाया गया, मतलब इस तरह से इन्होंने नंबरिंग कर दी। तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड्स है उसके अंदर केवल एक ही जो सर्कल था जिसको नाम दिया गया, और वो था प्राइम मेरिडियन, जिसको मुख्य याम्योत्तर बोलते हैं हिंदी के अंदर। जबकि जो हमारा लैटिट्यूड्स है उनमें 7 अलग अलग सर्कल्स को अलग से भी नाम दिया गया था। अब मैं आपको गूगल अर्थ के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो किस तरह से नजर आते हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जो लैटिट्यूड्स होते हैं या जो अक्षांश होते हैं वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पे जो आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल्स दिख रहे हैं उनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, जिनमें 7 अलग अलग सर्कल्स है जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो देखो सबसे ऊपर नॉर्थ पोल आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको आर्टिक सर्कल दिख रहा होगा, ये वाला 66.5 डिग्री। फिर आता है, नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, देखो ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, और ये हमारे भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है। फिर आता है नीचे इक्वेटर आ गया जो 0 डिग्री पे होता है। फिर इसमें आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा बोलता है, और ये कितना होता है? 23.5 डिग्री साउथ में होता है। फिर यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल आता है, और सबसे नीचे आता है साउथ पोल, ये वाला, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर की बात करें, तो ये यहाँ आपको ये जो परपेंडिकुलर लाइंस दिख रही हैं, सर्कल्स दिख रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड से देशांतर बोलते हैं। और इनमें केवल एक ही सर्कल ऐसा है जो आपको याद रखना है, और वो है प्राइम मेरिडियन। अब हम बात करेंगे हमारे अर्थ के जो हीट जोन्स है या ताप कटिबंध है उनकी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी अर्थ को हीट जोन्स में बांटा ही क्यों गया है? तो देखो, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर सन की वजह से हीट आती है। तो ये जो हीट आ रही है ना, ये कुछ जगह ज्यादा होती है, कुछ जगह कम होती है, और कुछ जगह तो बहुत ही कम होती है। तो इसके बेसिस पे हमारी अर्थ को 3 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से जोन्स है उसकी आगे बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक ये वाला एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है। तभी आप उन हीट जोन्स को समझ पाएंगे। देखो, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि हमने एक प्लेट ले रखी है, ठीक है। ये प्लेट है परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी खड़ी है, और यहाँ पर दूसरी प्लेट है, उसी प्लेट को हमने क्या कर दिया है? थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, और सेम पोजीशन से जो टॉर्च से यहाँ पर लाइट डाली जा रही है, और यहाँ पर जो लाइट डाली जा रही है ना, उसका जो एरिया है जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो इतना सा दिखा रखा है। और अगर हम इस प्लेट को टिल्ट कर देंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है ना जहाँ पर लाइट गिरेगी वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, ठीक है, जो मिडिल में है। इस मिडिल में अगर मैं दोनों पॉइंट को कंपेयर करूं, तो जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कौन से पॉइंट पर ज्यादा होगी? मतलब यहाँ पर जो लाइट गिर रही है ना इस पॉइंट पर, वो ज्यादा होगी या फिर यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसमें ज्यादा होगी? तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो टॉर्च का जो प्रकाश है ना, वो कम एरिया घेर रहा है, और कम एरिया घेरेगा तो यहाँ पर तो ज्यादा होगी हर हर एरिया पे। लेकिन यही चीज जब इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया और सेम इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर गिर रही है, तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। तो यही चीज हमारे अर्थ पे भी काम करती है कि जो हमारा सन है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो हमारा सन है उसकी जो हीट हमारे अर्थ पे गिरती है, फिर जो रेस गिरती है ना हमारे अर्थ पे, तो कुछ एरिया में तो बिल्कुल सीधी गिरती है, यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सीधी गिरेगी यहाँ पे, ठीक है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर थोड़ी तिरछी गिरेगी, देखो ये वाला एरिया इस तरह से यहाँ पे जो गिर रही है ना तिरछी, इस तरह से गिरेगी। तो इस बेसिस पे हमारे अर्थ को 3 अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। अब वो जोन कौन कौन से हैं? तो वो एरिया जहां पर जो सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, अर्थ पे बिल्कुल ओवरहेड कंडीशन में पड़ती हैं, उस जोन को नाम दिया गया टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध नाम दिया गया। अब यहाँ पे टॉरिड का क्या मतलब हुआ? टॉरिड का मतलब हुआ बहुत गर्म। तो ये वाला एरिया जहां पर सन की रेस सीधी पड़ती है, ये हमारी अर्थ का सबसे गर्म हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेस सीधी पड़ती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर रेस सीधी पड़ेगी ना, वहां पर जो इंटेंसिटी होगी ना हीट की वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है टेम्परेट जोन या जिसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है?
इस एरिया में जो सन की रेजेस है वो सीधी नहीं पड़ के थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से थोड़ी हमारे अर्थ टिल्टेड है तो तिरछी पड़ेंगे। अब तिरछी पड़ेंगे तो यहाँ पर जो हीट होगी ना वो कंपैरेटिवली, मतलब ये जो टॉरिड जोन है इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हीट कम होगी, इसी वजह से इसको टेम्परेट जोन दिया गया नाम, या शीतोष्ण कटिबंध इसको नाम दिया गया इस क्षेत्र को। ठीक है, अब इसमें फिर बात आती है कि ये फ्रिजिड जोन क्या है। तो देखो वो एरिया जहां पर जो सन की रेज है बहुत कम पहुंच पाती है, और इस एरिया मतलब ये जो सर्कल है ना यहाँ पर 6 महीने, पूरे एक साल की बात करो तो 6 महीने 6 मंथ यहाँ पे रात होती है और 6 महीने दिन होता है। तो इसी चीज को अलग से बताने के लिए तो एक सर्कल खींच दिया गया जिसको नाम दिया गया अंटार्कटिक। ऊपर वाले को तो आर्कटिक सर्कल और नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्कल नाम दिया गया। तो इस तरह से हमारे जो अर्थ है उनको अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से हो गए, ट्रॉपिकल एरिया तो ये वाला हो गया, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिया में थोड़ा थोड़ा यहाँ वाला ये वही इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा रीजन हो गया, पोलर रीजन हो गया। पोलर रीजन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो सन की रेज है वो बिल्कुल आती ही नहीं है। अब सन की रेज नहीं आएगी तो यहाँ पर बर्फ ही तो जमेगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ठंड पड़ेगी। तो इसको पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र बोला गया। और इसके जो पास वाला एरिया ना ये वाला, इसको सब पोलर रीजन बोला गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इनमें ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको एक चीज और एक्सप्लेन करनी है, वो ये है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या करक रेखा है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जिसको मकर रेखा बोलते हैं, इनके नाम क्यों दिए गए, और ये जो सर्कल है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इनको अलग से नाम क्यों दिया गया। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जोन कौन सा है, ये है टॉरिड जोन। मतलब इस एरिया में सन की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तिरछी नहीं पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एरिया में थ्रू आउट द ईयर जो सन की रेज है वो बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। मतलब कुछ टाइम पर इक्वेटर पे रहेंगी, सन की जो किरणें वो सीधी कुछ टाइम तो इक्वेटर पे पड़ेंगी, कुछ टाइम इसमें ऊपर जाएगी, कुछ टाइम इस एरिया में रहेगी, कुछ टाइम इस एरिया में रहेगी। तो मतलब ये बार बार में मूव करता रहता है। तो मैं अगर डेट की बात करूं तो सबसे पहले आती है 21 मार्च। मतलब 21 मार्च को जो हमारा सन की जो किरणें हैं वो इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं। ठीक है, फिर ये ऊपर जाता है, और जब 21 जून आता है तो सन की जो किरणें हैं वो कहाँ पर ऊपर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और इसके ऊपर हमारी सन की किरणें तिरछी पड़ती ही नहीं है। मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जहां पर हमारी सन की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो तिरछी पड़ेंगी। तो इसी को मार्क करने के लिए एक सर्कल को अलग से नाम दिया गया जिसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या करक रेखा। ठीक है, फिर ये जब वापस आएगा, ठीक है, नीचे हमारा सन, क्योंकि इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इसके नीचे आएगा। तो जब इसके नीचे आएगा तो 23 सितंबर, जब 23 सितंबर आएगा तो फिर से हमारा जो अर्थ की इक्वेटर है उसके ऊपर जो सन की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। ठीक है, फिर ये नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो कहां पर आएगा, जब 22 दिसंबर आएगा ना, तब जो हमारे सन की किरणें हैं वो सीधी कहां पर पड़ेगी, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और इसके बाद में जो सन की किरणें हैं वो सीधी पड़ती नहीं है। मतलब ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है जहां पर सन की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा सन जाता ही नहीं है, इसके आगे तिरछी पड़ती है सन की किरणें। और इसी वजह से इस लाइन को डिमार्केट करने के लिए इस सर्कल को अलग से नाम दिया गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम बात करेंगे एयर प्रेशर या वायु दाब की। तो देखो ये क्या होता है, तो जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ पे हवा के द्वारा जो दाब लगाया जाता है या जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। अब ये जो एयर प्रेशर है ये हमारी अर्थ की जो सरफेस होती है ना वहां पर सबसे ज्यादा होता है। वहां पर सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो हवा में भी थोड़ी बहुत वजन तो होता ही है। तो अगर जहां पर वजन होगा वहां पर ग्रेविटेशन होगा, तो क्या होगा कि जो हमारी अर्थ है वो ग्रेविटेशन की वजह से जो हवा है उसको नीचे की ओर खींचेगी। अब नीचे की ओर खींचेगी मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा हवा होगी। तो इसी वजह से जो अर्थ की सरफेस है वहां पर हवा जो दाब है ना वो सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हवा कम होती जाएगी और वहां पर जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर या वायु दाब बोलते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो इसको मिली बार के अंदर नापा जाता है जिसको एमबी से डिनोट करते हैं। और इसको मापने का यंत्र कौन सा होता है, जिसको बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको बात करनी इंपॉर्टेंट वो है एयर प्रेशर और टेम्परेचर की, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो मैं इसको यहाँ पर इस डायग्राम से समझाता हूँ मैं। अब मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। वो ये है कि अगर मैं दो चीजें लेता हूँ, ये दो चीजें बिल्कुल सेम है, एक तो गर्म है और एक ठंडी है। और अब मैं इनके अगर वजन को कंपेयर करूं तो जो गर्म वाली होती है उसका जो वजन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, किसके कंपैरिजन में, कोल्ड वाले के कंपैरिजन में। और कोल्ड वाले का वजन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, हॉट वाले के कंपैरिजन में। बस आपको इतना ध्यान रखना है।
ओके। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है उसको अलग अलग हीट जोन्स में बांटा गया है। अब जैसे ये वाला हिस्सा है जहां पर सन की रेस सीधी पड़ती है, इसको टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला गया। मतलब यहाँ पर जो सन की जो रेज है वो सीधी पड़ेगी, मतलब ये वाला जो एरिया होगा ना, ये सबसे गर्म होगा। और इस एरिया में जो हवा होगी वो भी गर्म होगी, क्योंकि अगर यहाँ का एरिया गर्म है तो उसके आसपास की हवा भी गर्म होगी। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज जो गर्म होती है वो हल्की हो जाती है। अब ये जो हवा है वो हल्की हो जाएगी और हल्की होने की वजह से ऊपर की ओर उठ जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर उठी। अब जैसे मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पर एयर प्रेशर को देखूं, तो जो हवा होती है वही तो प्रेशर लगाती है, लेकिन यहाँ पर तो हवा ऊपर उठ गई, तो प्रेशर लगाने के लिए हवा बची नहीं। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा कैसा होगा, वो बिल्कुल लो होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहां पर ताप ज्यादा होता है, वहां पर जो प्रेशर होता है ना वो कम होता है। और यही चीज अगर मैं उन एरियाज की बात करूं जहां पर ठंड पड़ती है, तो वहां का आसपास का जो हवा होगी वो भी ठंडी होगी। और ठंडी होने की वजह से वो क्या होगी, भारी होगी, और भारी होकर नीचे की ओर बैठेगी। ठीक है, अगर नीचे की ओर बैठेंगे तो यहाँ पर प्रेशर लगाने के लिए हवा ज्यादा होगी, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। मतलब यहाँ जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर प्रेशर कैसा बनेगा, हाई बनेगा। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। बस आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, और जो हवा होती है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवा किस तरफ बहेगी, इस तरफ बहेगी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझाना है, वो है डाइवर्जेंस, जिसको हिंदी में विसरण बोलते हैं, और दूसरा होता है कन्वर्जेंस, जिसको अभिसरण बोलते हैं। अब मैं आपको ये समझाऊं उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी सबसे नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, या शोभ मंडल बोलते हैं जिसको। ठीक है, और उसके बाद में जो आती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, या समताप मंडल बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, अब इन दोनों जो लेयर्स होती है उनके बीच में जो बाउंड्री बनाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं, या जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ सीमा। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो हवा हमारी जो ऊपर की ओर उड़ती है ना, जैसे मैंने बताया कि कोई भी हवा अगर गर्म होकर क्या होती है, हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ती है, तो वो कितना ऊपर की ओर उठेगी। तो ये जो ट्रोपोपोज होता है ना, वहां तक उसका वर्टिकुलर मूवमेंट होता है हमारी हवा का, उसके बाद में ये सीधी नहीं जाकर मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी हवा होती है वो ट्रोपोपोज तक क्या होता है, उसका वर्टिकुलर मूवमेंट होता है, और उसके बाद में वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव करने लगती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की। तो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर जो हवा होती है गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती है, और वहां पर लो प्रेशर की कंडीशन बनती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लो प्रेशर में जो हवा होती है वो ऊपर की ओर उड़ती है, आपको इतना ध्यान रखना है। सिमिलरली जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्यों हुआ, कि टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा नीचे की ओर बैठेगी और वहां पर हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हाई प्रेशर में जो हवा होती है नीचे की ओर डिसेंड करती है, नीचे की ओर बैठती है। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर लो प्रेशर की कंडीशन है, मान लेते हैं यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो जो हवा होती है ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है, और ऊपर की ओर कब तक उठेगी, ट्रोपोपोज तक। ठीक है, क्योंकि ट्रोपोपोज के बाद में जो हवा का मूवमेंट होता है वो वर्टिकुलर ना होकर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ओके, अब जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है, मतलब जो हमारा शोभ मंडल होता है, उसमें जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। ओके, तो यहाँ पर हवा तो गर्म है यहाँ पर नीचे, तो क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाती जाएगी वहां का आसपास का जो एटमोस्फेयर है वो थोड़ा ठंडा रहेगा, तो हवा भी ठंडी हो जाएगी। तो जो हवा ठंडी होके यहाँ पर आकर फिर से नीचे की ओर बैठने लग जाएगी। क्यों बैठेगी, क्योंकि हवा ठंडी होगी और वो थोड़ी भारी होगी। अब भारी होने की वजह से फिर से नीचे बैठेगी, और यहाँ पर कैसी कंडीशन बनेगी, हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी। अब फिर मैंने बताया कि जो हवा होती है वो किस तरह मूवमेंट करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है। तो ये जो हवा यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो हवा किस तरफ मूव करेगी, हवा फिर से इस तरफ मूव करेगी। अब ये हवा इधर आई, फिर से यहाँ पर गर्म इसको जगह मिली, तो गर्म हुई तो फिर से हल्की हुई, ऊपर उठी, और इस तरह से ये सेल्स बनेंगी। ठीक है, इन सेल्स के नाम भी है जिसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सेल्स बनेंगी। तो देखो लो प्रेशर में क्या हो रहा है, लो प्रेशर में कन्वर्ज हो रही है चीजें, मतलब लो प्रेशर में हो क्या रहा है कि हवा लो प्रेशर की तरफ आ रही है। अब जहां पर चीजें आती है ना, वहां पर क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। और हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर में जो हवा हो रही है दूर जा रही है, क्योंकि वो जो हवा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर हवा दूर जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है इस चीज के अंदर। अब हम बात करेंगे प्रेशर बेल्ट्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब की पेटियां। अब ये क्या होती हैं, तो देखो हमारी अर्थ पे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर जो एयर प्रेशर होता है या वायुदाब होता है वो इक्वल होता है।
तो ऐसी जगह को क्या बोलेंगे? प्रेशर बेल्ट बोलेंगे। और ऐसे हमारे अर्थ पे टोटल 7 जगह कौन-कौन सी है वो? देखो यहाँ पे मैं इसमें दिखाता हूँ कि एक तो हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मतलब जिसको भूमध्यीय निम्न दाब बोलते हैं। इसके अलावा 3 हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गए और 3 आ गए हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से हैं। तो एक तो आ गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर, फिर आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसको उपोष्ण उच्च दाब बोलते हैं और इसको हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में भी हॉर्स अक्षांशी बोलते हैं। ओके। फिर आता है सब पोलार लो प्रेशर रीजन, या जिसको अधो ध्रुवीय निम्न दाब बोलते हैं। फिर आता है पोलार रीजन। अब ये जो पोलार या ध्रुवीय रीजन है, वो कैसा है? वो हाई प्रेशर रीजन है। अब देखो यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। ये क्यों है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारी अर्थ है, उसका जो ये टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन मतलब जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। अब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ की जो हवा है वो कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो कौन सा रीजन हो गया है? ये वाला रीजन हो गया। यहाँ से लेकर ये कैसा हो गया? ये हो गया जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन या फिर उष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया। यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी। अब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर गर्मी ज्यादा है तो यहाँ की हवा गर्म होगी, ऊपर की ओर उठेगी। अब ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर जो हमारे सरफेस है, वहां पर प्रेशर लगाने के लिए हवा तो बचेगी नहीं, तो यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो हमने लो प्रेशर मान लिया, लेकिन ये भी तो ट्रॉपिकल रीजन है ना, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन यहाँ पर भी तो थोड़ी बहुत गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों है? तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हवा होती है वो ऊपर की ओर उठेंगे, ठीक है। अब ऊपर की ओर उठेंगे तो जैसे मैंने बताया कि ट्रोपोपॉज तक जाके इनका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? वर्टि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जाकर ठंडी तो हो ही जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहेगा। तो ये जो हवा गर्म होती है वो यहाँ पर ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी होने के बाद में नीचे की ओर बैठेंगे। अब देखो, जहां पर मैंने बताया था कि जहां पर हवा नीचे की ओर बैठती है, वहां पर कौन सी कंडीशन बनती है? हाई प्रेशर कंडीशन बनती है। तो यही वजह है कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है। और जो हवा बहती है, अब देखो मैंने जैसे बताया था कि हवा कैसे बहेगी? हवा बहेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवा कैसे आएगी? हवा इस तरफ मूव करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी। अब इनकी डायरेक्शन कैसे चेंज होगी उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर आता है पोलर रीजन। अब देखो यहाँ पर ठंड है, ठंड है तो हवा नीचे की ओर बैठेगी, नीचे की ओर बैठेगी तो यहाँ पर प्रेशर कैसा बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये भी तो पोलर रीजन है ना, यहाँ पर फिर लो प्रेशर क्यों है? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हवा कैसे बह रही है, हवा बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। अब हाई प्रेशर से तो हवा दूर जाती है ना, तो कुछ हवा इधर आ जाएगी, कुछ हवा इधर जाएगी, मतलब इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर जो पोलर रीजन है उसमें हवा इस तरफ आएगी। तो जहां पर हवा आके कन्वर्ज होती है ना, जहां पर हवा कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर से भी हवा नीचे की ओर आ रही है और नीचे से भी ऊपर जा रही है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जहां पर नीचे कन्वर्ज होती है वो कैसा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर कैसा प्रेशर बनेगा? इस जगह लो प्रेशर बनेगा। तो इस तरह से हमारे अर्थ को 7 अलग अलग प्रेशर बेल्ट में बांट रखा है, जिसमें 3 तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और 3 सदर्न हेमिस्फेयर में है और एक इक्वेटोरियल रीजन के अंदर है। अब देखो, जो सेल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ऊपर कि सेल्स बन कैसे रही है। मतलब यहाँ कर ये अगर गर्म क्षेत्र है तो यहाँ से हवा ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद में इनका ट्रोपोपॉज में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा और यहाँ तक हवा ठंडी हो जाएगी। और जब ठंडी हो जाएगी तो नीचे की ओर आप वापस आएंगे, क्योंकि वो ठंडी होकर भारी हो जाएंगी। और फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और हवा जाती है तो फिर से इधर आ जाएंगी और इस तरह से ये सेल्स बन जाएंगी। अब देखो, ये सेल्स बनना तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इन सेल्स के नाम भी हैं। वो नाम कौन कौन से हैं? तो देखो, जो सेल इक्वेटोरियल लो प्रेशर और हाई प्रेशर के जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, इनके बीच में जो सेल बन रही है उनको हेडले सेल बोलते हैं। ये इस तरफ भी बनती है और यहाँ पर भी बनती है और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में भी बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो इन सेल को क्या बोलेंगे? हेडली सेल बोलेंगे और हिंदी में भी इनको हेडली सेल बोलते हैं। फिर आता है जो पोलर रीजन और सब पोलर रीजन के बीच में जो सेल बन रही है ना, उनको क्या बोलेंगे? पोलर सेल बोलेंगे। और सेम चीज यहाँ पर जो बनेगी ना, इस तरफ और इस तरफ, इनको भी क्या बोलेंगे? पोलर सेल बोलेंगे। और जो सेल सब पोलर लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच में बनती है उसको फेरल सेल बोलते हैं। और यहाँ पर भी जो बनेगी उसको फेरल सेल बोलेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर इनको भी फेरल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए इन सेल्स के नाम जो कि आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है इनके अंदर कि जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है उनके बीच में कौन सी सेल बनती है? तो वो होती है हेडली सेल। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमको दो चीजें और पढ़नी है। एक तो ये कि यहाँ पे जो विंड्स के नाम दे रखे हैं ना, वो इस तरह से क्यों दे रखे हैं।
दूसरी चीज़ कि जब हवा होती है, वो कैसे जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो ये सीधी आनी चाहिए, जबकि ये टेढ़ी क्यों आ रही है? तो देखो इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि हमारा जो अर्थ है ना, उसके रोटेशन की वजह से, उसके घूर्णन की वजह से एक फ़ोर्स काम करता है, जिस फ़ोर्स को बोलते हैं कोरियोलिस फ़ोर्स। अब ये होता क्या है, किस तरह वर्क करता है, इसको थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो ये जो विंड्स होती है ना, उनको भी डिफ्लेक्ट करती हैं इसी रोटेशन की वजह से। और वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं? तो अगर कोई हवा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ आती है, तो उसको राइटवर्ड मूव करती है, मतलब राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करती हैं। और कोई हवा सदर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ जाती है, तो उसको लेफ्टवर्ड मूव करती हैं। ठीक है? और यही चीज कि अगर कोई हवा इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाती है, तो उसको राइटवर्ड मूव करेगी। और अगर कोई हवा इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाती है, तो उसको किस तरफ मूव करेगी? लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा उनका। ठीक है? तो ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि मतलब अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई हवा है, तो राइटवर्ड मूव करेगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में कोई हवा है तो लेफ्टवर्ड मूव करेगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो हाई प्रेशर बन रहा है यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो हवा इस तरफ बनेगी, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ आएगी। तो किस तरफ मूवमेंट होगा उसका? राइटवर्ड मूवमेंट होगा। तो ये जो विंड है वो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस विंड की? तो इस विंड की डायरेक्शन होगी, अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये इस तरफ से आ रही है, तो इनकी विंड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। इसी वजह से इन विंड्स को क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं, या फिर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बोलते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे इनको ट्रेड विंड्स क्यों बोला जाता है? तो देखो पुराने टाइम पर जब लोग समुद्र से व्यापार करते थे, तो ये जो विंड्स होती थी इनकी हेल्प करती थी। इसी वजह से इनको ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें बोलते थे। अब देखो सेम चीज यहाँ पे अपने सदर्न हेमिस्फेयर में भी होती है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवा किस तरफ जानी चाहिए? इस तरफ मूव करनी चाहिए। लेकिन जब सदर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट पर मूव करती है। तो इनका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। तो ये जो हवा है इस तरफ मूव करेगी। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ये डायरेक्शन ये वाली होगी, मतलब ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो इसी वजह से इन विंड्स को साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं। सेम चीज के ट्रेड विंड्स उसी वजह से बोलते हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन करा। फिर आता है वेस्टर्लीज। अब देखो यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो हवा किस तरफ जाएगी? इस तरफ मूव करेगी। अब जैसे मैंने बताया कि आपको इक्वेटर से जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, तो इनका डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया ये वाली डायरेक्शन तो कौन सी होगी? ये वाली तो ये होगी साउथ वेस्ट होगी, तो इसको साउथ वेस्ट बोलना चाहिए। इनको वेस्टर्लीज क्यों बोला गया? तो देखो इसके पीछे रीजन ये है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो इक्वेटर पे तो जीरो होता है और पोल्स पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मतलब जब हम ऊपर जाते जाते हैं, तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये ज्यादा होता जाता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये कोरियोलिस फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। इसी वजह से इन विंड्स को थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो विंड्स आता है उनको ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है। तो ये इस तरफ से नहीं जाकर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर देता है, और ऐसा फील होता है कि ये वेस्ट की तरफ से आ रही है। ठीक है? क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट डायरेक्शन होगी। इसी वजह से इनको वेस्टर्लीज बोला जाता है या पछुआ पवने बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पर होगी कि इन्हीं को वेस्टर्लीज बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा फील होता है कि वेस्ट की तरफ से आ रही है और यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। अब आता है ईस्टर्लीज। तो देखो यहाँ पर जो विंड होगी वो कैसे मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर नीचे की ओर मूव करेगी। मतलब हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ पर कोरियोलिस जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा वर्क करेगा, तो बहुत ज्यादा वर्क करेगा तो इनको बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर देगा। इसी वजह से ये ऐसा फील होता है कि जो इनकी डायरेक्शन है वो कैसी है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। इसी वजह से इनको ईस्टर्लीज बोला जाता है, और सेम चीज यहाँ पर भी फॉलो होती है। अब हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम्स की, जिनको हिंदी में बोलते हैं जेट धाराएं। अब हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखो ये हमारे मानसून में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इसी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं उनको आपको ऐसे बता दूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इसी वजह से इनको थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। अब ये क्या होती हैं? ये भी हवाएं होती हैं। अब इन हवाओं में और ये जो हवाएं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी, इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखो ये जो हवाएं मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी, ये हवाएं हमारे अर्थ के सरफेस पे बह रही है। जबकि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये हमारी अर्थ सरफेस से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर बहती है। मतलब ये सरफेस विंड नहीं है, हमारी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऊपर की ओर बहती है। और ये किस तरह मूव करती हैं? ये मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जितनी भी जेट स्ट्रीम्स है ना, मैंने आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 4 टाइप की जेट स्ट्रीम हमको पढ़नी है, और ये हमेशा किस डायरेक्शन मूव कर रही है? ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही मूव करती है हमेशा। ओके। अभी कौन कौन सी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में। तो ये जो इनकी स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो देखो ये जो इनकी स्पीड होती है वो समर में कम होती है। मतलब जो गर्मियां होती है उसके अंदर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती हैं, और विंटर्स में ये स्ट्रांग होती है, तो इनकी स्पीड कितनी हो जाती है? 184 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब ये जेट स्ट्रीम होती हैं वो मतलब फ्लो कहाँ करती हैं, फिर बनती कहाँ पर है? मतलब वहां पर बनती है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो
इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये जो जेट स्ट्रीम्स है ना, वो जो गर्म हवाएं और जो ठंडी हवाएं होती हैं उनके जहां पर मिलती है ना वहां पर बनती है। मतलब ये वाली ऊपर वाली कैसी है, ठंडी हवाएं, क्योंकि ये पोलर रीजन हो गया। और नीचे वाली ये जो हवाएं ये कैसी हैं, ये ठंडी है। तो ये गर्म है और ये ठंडी है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो हवाएं बहती हैं ऊपर, उनको क्या बोलेंगे, जेट स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बहती है, ये जो बाउंड्रीज होती है ना, हॉट एयर और कोल्ड एयर, इनके बीच में फ्लो करती है ये वाली। और इनकी जो विड्थ होती है, अब देखो जैसे मैंने बता दिया कि इनकी जो हाइट होती है वो कितनी, 12 किलोमीटर होती है। लेकिन इनकी जो विड्थ भी तो होती है ना, मतलब एक विड्थ में भी तो फ्लो करती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये वाली जो विड्थ होती है ना, ये वाली, तो इनकी जो विड्थ होती है वो 50 से 150 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको, ये जो जेट स्ट्रीम होती है, इनको रिवर ऑफ एयर भी बोला जाता है, या फिर अपर एयर वेस्टर्लीज, या ऊपरी वायुमंडलीय पश्चिमी पवनें बहती है। पश्चिमी पवनें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, मतलब इस तरह बह रही है, तो इनको इसी वजह से वेस्टर्लीज बोला जाता है। और अपर एयर मतलब हमारे वायुमंडल में ऊपर की ओर बहती है, तो इसी वजह से इनको अपर एयर वेस्टर्लीज बोला जाता है। अब बात ये आती है कि जो जेट स्ट्रीम्स है उनका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो देखो, इनका फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि जब टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब जो तापमान में भिन्नता होती है, कि एक ऊपर की तरफ तो कोल्ड एयर होती है, नीचे की तरफ हॉट एयर होती है, तो इनके बीच में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो बहती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखो, यहाँ पर कौन सा रीजन है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये गर्म है। और यहाँ पर ये वाला कौन सा, सब ट्रॉपिकल रीजन है। अब इसके कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा ठंडा तो है ही ना, तो यहाँ पर क्या बहेंगी, ये वाला गर्म हो गया, ये वाला थोड़ा ठंडा हो गया, तो यहाँ पर वेस्टर्लीज बहेंगी, जेट स्ट्रीम। सिमिलरली ये कौन सा रीजन हो गया, ये पोलर रीजन हो गया, और ये सब पोलर रीजन हो गया। मतलब कंपैरिजन अगर इनमें करूं, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब तापमान में भिन्नता तो ही, इसी वजह से यहाँ पर भी जेट स्ट्रीम बहेंगी। तो 2 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और 2 सर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो टोटल 4 जेट स्ट्रीम्स होती हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और जेट विंड होती है, वो होती है सीजनल, मतलब ये सीजन्स में बहती है। मतलब ये हमेशा नहीं बहती है इनकी तरह, ये जो 2 बह रही है उनकी तरह हमेशा नहीं बहती, केवल सीजन्स में बहती है। और वो कौन कौन सी है, एक तो ईस्टर्ली जेट, जो कि हमारे जो मानसून है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी आती है सोमाली जेट, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन मानसून के लिए। अब बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। तो देखो, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो सेल्स बनती है वो कैसे बनती है। तो देखो, यहाँ पे हेडली सेल कैसे बन रही है, वो बन रही है इक्वेटर और जो हमारा सब पोलर सब ट्रॉपिकल रीजन है उसके बीच में जो सेल बन रही है, वो हेडली सेल बन रही है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर से हवा ऊपर की ओर उठ रही है और ट्रोपोपोज तक जा रही है। इधर इनके 2 मूवमेंट हो रहे हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है इनका, तो इधर आएंगी, इधर ठंडी होकर वापस से नीचे की ओर डिसेंड करेंगी। ओके, तो यहाँ पर ये सेल बनेगी जिसको हेडली सेल बोलते हैं। अब ये जो जेट्स बनती है ना, ट्रॉपिकल जेट्स जो बनती है, सॉरी जेट स्ट्रीम जो बनती है, वो कहाँ पर बनती है, यहाँ पर बनेंगी। जो सेल्स होती है ना, जहां पर ये सेल्स आकर मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाली कौन सी फेरल सेल हो गई और ये वाली हेडली सेल हो गई, तो ये जो सेल्स जहां पर आकर मिल रही है, वहां पर इन जो जेट्स होती है उनका फॉर्मेशन होता है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसको मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये हवाएं कौन सी होती है। मतलब अभी जैसे मैंने बताया था कि ये तो सारी डिसेंड करके नीचे की ओर, क्योंकि ठंडी होगी तो नीचे की ओर बैठेंगे, तो ये फिर ये हवाएं कौन सी होती है। तो देखो, होता क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल ले रखा है। नीचे जो एयर प्रेशर है वो 512 एमबी है, मतलब हाई प्रेशर है। अगर मैं कंपेयर करूं ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 512 एमबी है। तो यहाँ पर ये वाला तो लो प्रेशर कंडीशन होगी और ये हाई प्रेशर कंडीशन होगी। तो हवा कैसे मूव करेगी, हवा ऊपर की ओर मूव करेगी। और मूव किस वजह से करेगी, क्योंकि एक फोर्स लगेगा। फोर्स कौन सा होगा, जिसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। इसी वजह से ये ऊपर की ओर उठती है, हल्की होने की वजह से। अब देखो, एक तो इनके ऊपर लग रहा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कोरियलिस फोर्स भी काम करता है, जो कि उनको डिफ्लेक्ट करता है। अब देखो, यहाँ पर जो इक्वेटर होती है वहां पर तो कोरियलिस फोर्स बिल्कुल काम करता ही नहीं है, जैसे जीरो होता है। क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि हवा ऊपर की ओर मूव करती है। और कोरियलिस फोर्स कैसे काम करता है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। अब दो चीजें जब परपेंडिकुलर होगी, तो जो कोरियलिस फोर्स होता है वो काम नहीं करता इतना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। अब जब ये कम होगा, तो कोरियलिस फोर्स ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा वर्क तो करेगा, तो इसको थोड़ा टिल्ट करेगा। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो फिर से जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो थोड़ा, जो फोर्स है वो कम काम करेगा, तो ये जो कोरियलिस फोर्स है वो और ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरफ मूव करेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो कोरियोलिस फोर्स के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब जब ये इक्वल हो जाएगा, तो हवा कैसे मूव करेगी, बिल्कुल सीधी मूव करेगी। ठीक है, तो ये इसको नीचे डिसेंड करने नहीं देगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो गए। इसी वजह से
जो कुछ विंड्स होती हैं वो ऊपर की ओर ही बहती हैं, नीचे वापस से डिसेंड नहीं करती हैं, और इन विंड्स को क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोफिक विंड बोलते हैं। तो यही रीजन है कि जो जेट स्ट्रीम्स बन रही है ना वो यहाँ पर इस तरह से बन रही है, मतलब ये जो अलग से हवाएं होती हैं वहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है और जो कोरियलिस फोर्स होता है वो इक्वल हो जाते हैं, और ये जो हवा बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव करने लगती है। अब हमको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम पढ़नी है, एक तो जो सब ट्रॉपिकल जेट्स होती है जिसमें वेस्टर्लीज होती है उनको, और एक ईस्टर्लीज को हमको इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सब ट्रॉपिकल जेट्स जो होती हैं उनकी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं। अब इनकी लोकेशन क्या है, तो देखो मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ कि ये सब ट्रॉपिकल जेट्स हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन में बहेगी। तो सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इनको वेस्टर्लीज भी बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज है। वेस्टर्लीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आती है, मतलब इस तरफ से इस तरफ आती है, तो जिधर से आती है ना उसी डायरेक्शन से उन विंड का नाम पड़ जाता है। ठीक है, इसी वजह से इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट बोलते हैं। अब ये कहाँ पर बनती हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में बनती हैं। देखो यहाँ पर, तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट यहाँ पर बन रही है तो कौन सी होगी, ये तो हेडली सेल और ये हो गया फेरल सेल, तो इनके बीच में बनेंगे सब ट्रॉपिकल जेट्स बनेंगे इधर। ये जो ब्लो करती हैं वो 10 से 16 किलोमीटर ऊपर जो हमारा ग्राउंड होता है उसके ऊपर ब्लो करती हैं, और जो इनकी स्पीड होती है ना वो पोलर जेट से कम होती है। अब कम क्यों होती है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था अभी कि ये जो जेट्स होती हैं वो समर में इनकी स्पीड कम होती है और विंटर में ज्यादा होती है। तो जो पोलर रीजन है वहां पर तो ठंड तो रहेगी ना, तो ठंड रहेगी तो वहां पर उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी कंपेरेटिवली सब ट्रॉपिकल जेट्स की। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट्स होती हैं इनका सर्दियों और गर्मियों में मूवमेंट अलग अलग होता है। अगर मैं सर्दियों की बात करूं तो ये सर्दियों में किस तरह मूव करती हैं, ये मेडिटेरियन सी से निकलती हैं और यहाँ पर इनको क्या मिलता है, हिमालय मिलते हैं। अब हिमालय से क्या होगा कि ये जो जेट स्ट्रीम होती है इनको दो हिस्सों में तोड़ देंगे। एक तो हिमालय के ऊपर नॉर्थ की ओर चली जाएंगी और एक साउथ की ओर चली जाएंगी। और साउथ की ओर क्या है ना, हिमालय के साउथ की ओर हमारा भारत है, तो ये भारत के ऊपर से बहती है कब, सर्दियों के अंदर। अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों के अंदर इनका जो मूवमेंट होता है वो हमारे भारत के ऊपर ना होकर बहुत ऊपर तक हो जाता है, और हिमालयस के मतलब ये इनको बाइफरकेट नहीं कर पाता क्योंकि ये ऊपर से चली जाती है। फिर आता है ईस्टर्ली जेट्स। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैसी होती है, ये सीजनल विंड्स होती हैं। अब सीजनल विंड्स का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा नहीं बहती है, केवल सीजन्स में बहती है। और ये सीजन्स में कब बहती है, तो देखो होता क्या है इसके अंदर कि ये क्या है, ये है तिब्बतन प्लेट्यू। अब तिब्बतन प्लेट्यू गर्मियों में क्या होगा कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब ज्यादा हीट होगा तो यहाँ पर कैसा क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब देखो लो प्रेशर जहां पर होता है वहां पर हवाएं ऊपर की ओर उठती है क्योंकि वहां पर गर्म होती है, हवाएं हल्की होकर ऊपर की ओर उठेंगे। तो ये जो ईस्टर्लीज है इनकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच तो जाती है पोलर रीजन की तरफ और एक ब्रांच आती है इस तरफ हमारे इंडिया की तरफ मूव करती है। देखो ये हाइट पर मूव कर रही है, आपको लगेगा ये सरफेस पे है। ये पहले ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ओर उठने के बाद ये दो ब्रांचेस में जाती हैं। ठीक है, तो एक तो पोलर की तरफ चलेगी और एक आती है हमारे इंडिया की तरफ। और हमारे इंडिया की तरफ कितने पर मूव करती है, ये मूव करती है 14 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करती है। और ये रीजन कौन सा है, ये जो हमारा कर्नाटका वाला रीजन है वहां से ऊपर ये मूव करती है। अब ये ऊपर की ओर मूव करेंगे और यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर ये हवा जो है नीचे की ओर डिसेंड करेंगे। डिसेंड करने के बाद में ये वापस इसमें से कुछ हवाएं हमारे मानसून की तरफ भी जाती हैं। तो ये जो ईस्टर्लीज है वो हमारे मानसून में भी हेल्प करती हैं इस तरह से। एक तो ये बात होगी, इसके अलावा भी ये इंडियन मानसून को थोड़ी हेल्प करती है, जिसको मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा आपको कि कैसे हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये होता क्या है, तो ये कन्वर्जेंस जोन है, मतलब यहाँ पर चीजें अभिसरण हो रही है, इकट्ठी हो रही है। क्या इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे विंड्स इकट्ठी हो रही है, मतलब वो रीजन जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जहां पर आकर मिल रही है ना, जहां पर आकर कन्वर्ज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, आईटीसीजेड बोलेंगे, आईटीसीजेड। अब देखो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है तो ये कैसा जोन हो गया, लो प्रेशर जोन हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आती है। अब यहाँ पर लो प्रेशर में क्या होगी, हवा इस तरफ आएंगी, मतलब यहाँ पर हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये कैसा हो गया, एक लो प्रेशर हो गया। और यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो हवाएं होती है ना वो गर्म होकर हल्की होंगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, इसी वजह से लो प्रेशर है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से हवाएं गर्म होंगी, हल्की होंगी, हल्की होगी ऊपर उठेंगे। मतलब आईटीसीजेड जो जोन है ना वहां पर हवाएं असेंड करती हैं, मतलब ऊपर की ओर उठती हैं। आपको एक चीज तो यह ध्यान रखनी है। अब देखो जो आईटीसीजेड की लोकेशन होती है वो क्या होती है, मतलब इसकी जो पोजीशनिंग होती है नॉर्मली 5 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ के बीच में इसकी पोजीशनिंग होती है। लेकिन ये इसकी पोजीशनिंग लगातार चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि आईटीसीजेड कैसा जोन है, एक लो प्रेशर जोन है। और लो प्रेशर कहां पर बनता है, लो प्रेशर वहां पर बनता है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब टेम्परेचर कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर सन की किरणें सीधी पड़ेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सन की किरणें, ये जो टॉरिड जोन है हमेशा पूरे साल में हमेशा इन्हीं पूरी रीजन पे
ही सीधी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है। सन की किरणें मतलब वर्ष में कोई दिन यहाँ पर सीधी पड़ती है, कोई दिन यहाँ पर, कोई दिन यहाँ पर। और जब 21 जून आता है तो जो सन की सीधी किरणें पड़ती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। सेम चीज ये जब वापस दिन आता है तो वापस सन की जो किरणें ऐसे वापस नीचे आती हैं, और 21 दिसंबर के टाइम पर जो सन की किरणें होती हैं वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है फिर मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि सन का मूवमेंट लगातार होता रहता है, और 21 जोन पे जो सन का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कर्क रेखा। मतलब कर्क रेखा से ऊपर हमारे सन की सीधी रेखा गिरती नहीं है। और जो सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है जहां पर सन की रेखा सीधी पड़ती है वो कौन सा पॉइंट है? वो है मकर रेखा। ठीक है, इसके नीचे हमारे सन की किरणें सीधी पड़ती ही नहीं है। तो जो हमारा सन का मूवमेंट है वो इस तरह से लगातार होता रहता है। और जहां जहां सन की किरणें सीधी पड़ेगी वहां वहां क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और उसी जोन को क्या बोलेंगे? आईटीसीजेड बोलेंगे। तो होता क्या है कि जो जुलाई के टाइम पर जो आईटीसीजेड की लोकेशन होती है वो कैसी होती है? 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ तक होती है। और ये कौन सा हो गया? देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कितना है? 33.5 है। ये हो गया 25 और ये हो गया 20। तो जो आईटीसीजेड होता है वो इसी के बीच में कहीं पर बनता है। और ये जो आईटीसीजेड है वो हेडली सेल का पार्ट है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन किसका पार्ट होता है? हेडली सेल का पार्ट होता है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से और जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है उसी से तो ये बनती है सेल, तो ये इसी का पार्ट है। अब देखो मैंने आपको आईटीसीजेड डिटेल में समझा दिया कि होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आईटीसीजेड, ये जो ईस्टर्लीज होती हैं या जो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स होती हैं, इनका हमारे इंडिया के मानसून पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा विंटर के टाइम पर। तो ये विंटर के टाइम पर होता क्या है कि हमारे भारत में तो सर्दियां रहती है, और सर्दियां रहेंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है। अब हाई प्रेशर की कंडीशन है फिर भी बारिश होती है इंडिया के अंदर, जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसमें। अब बारिश क्यों होती है? वो होती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से। कैसे? देखो ये जो मेडिटेरियन सी है यहाँ से हवा चलती है और यहाँ से मॉइस्चर उठाती है। ठीक है, और ये मूव करती है इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर इनको क्या मिलेगा? हिमालय मिलेगा। अब हिमालय मिलेगा तो ये एक हिस्सा तो इसका ऊपर की ओर चला जाएगा और एक इसकी ब्रांच किधर आ जाएगी? हमारे भारत के ऊपर मूव करने लगेगी। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे नॉर्दर्न साइड में क्या है? हिमालय है। अब ये विंड्स आएंगी और यहाँ पर इनसे टकराएंगी, टकरा के ऊपर डिसेंड होंगी, यहाँ पर ठंडी होंगी, बादल बनेंगे और यहाँ पर बारिश करेंगे। तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो सर्दियों के अंदर इंडिया में बारिश करती हैं, जिनको महावत बोलते हैं या फिर मावट बोलते हैं राजस्थान के अंदर। तो ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसी में बारिश करती हैं। सदर्न हिस्से में बारिश क्यों नहीं करती? क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो केवल नॉर्दर्न जो गंगा प्लेन होते हैं उन्हीं के ऊपर फ्लो करती है, नीचे फ्लो ही नहीं करती। इसी वजह से नॉर्दर्न हिस्से में बारिश करती है कौन? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिनको मावट या महावत बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जो गर्मियों के अंदर जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो कैसे हेल्प करती हैं इंडियन मानसून के अंदर। तो देखो ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो इंडिया के ऊपर तो मूव करती नहीं है, तो यहाँ पर इनकी वजह से तो बारिश होगी नहीं। अब बारिश किसकी वजह से होगी? तो देखो यहाँ पर कौन सा टाइम है? गर्मियों का टाइम है, और गर्मियों के टाइम पर हमारे इंडिया पर क्या होता है? लो प्रेशर की कंडीशन बनती है। कब बनती है? कि जब जून आता है तो जून में जो सन होता है वो उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है। तो यहाँ पर आईटीसीजेड बनेगा। आईटीसीजेड क्या होता है? लो प्रेशर जोन होता है। तो लो प्रेशर जहां पर रहेगा वहां पर हवा क्या करेंगी? ऊपर की ओर डिसेंड करेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर उठेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सर्दियों के अंदर तो क्या आता था कि यहाँ से ही आईटीसी ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स है वो निकल रही थी। मतलब यहाँ पर इनको क्या मिलता? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स मिलती, अगर इंडिया के ऊपर मूव करती गर्मियों के अंदर। ठीक है, अब ये ऊपर मिलती तो ये हवा, ऊपर वाली जो हवा उनको वापस से नीचे भेजती। ठीक है, वापस से नीचे भेजती तो ये जब नीचे डिसेंड करती तो यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन तो बनती नहीं ना। अब जब लो प्रेशर कंडीशन नहीं बनती तो हवाएं इधर कैसे आती? जो मानसून की जो हवाएं हैं वो हमारे भारत पर आती नहीं। क्यों क्यों नहीं आती? क्योंकि हवाएं मूव कैसे करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। अब जब यहाँ पर अगर लो प्रेशर होता ही नहीं तो हवाएं आती नहीं और हमारे यहाँ पे मानसून होता ही नहीं। तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो हमारे इंडिया के ऊपर से मूव करती हैं। इसी वजह से जब लो प्रेशर की कंडीशन में जो हवाएं ऊपर की ओर जब उठती हैं तो इनको ऊपर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन जब नहीं मिलेगा तो ये हवाएं आराम से मूव कर जाएंगी और यहाँ पे लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी। तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है इस तरह से इंडियन मानसून को हेल्प करती है। अब बात करेंगे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की। तो देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये सीजनल होती हैं। सीजनल का मतलब ये हुआ कि ये केवल सीजन्स में ही आती है, हमेशा नहीं फ्लो करती हैं। तो ये तिब्बतन प्लेटू यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा क्योंकि यहाँ पर हीट होगी गर्मियों के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा तप जाएगा और यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर बनेगा और यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी। अब ऊपर उठ के एक ब्रांच तो इसकी पोलर साइड में चली जाएगी और एक ब्रांच इंडिया के ऊपर आएगी। इंडिया के ऊपर कहां पर आएगी? 14 डिग्री नॉर्थ पे। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 14 डिग्री नॉर्थ पे कहां पर? जो कर्नाटका है ना, इस रीजन के ऊपर से फ्लो करेंगे। अब देखो ये हेल्प करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं?
पहले हेल्प तो ये करती हैं कि जब लो प्रेशर कंडीशन रहती है इंडिया के ऊपर, लो प्रेशर रहेगा तो ये जो हवाएं हैं उनको ऊपर की ओर उठाते हैं, ऊपर की ओर उठती हैं लो प्रेशर में। अब ऊपर इनको क्या मिलती है, ईस्टर्लीज मिलती है। अब ये जैसे देखो मैंने बताया कि वेस्टर्लीज क्या कर रही थी, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी। अगर ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो वापस से नीचे भेज देती है उन हवाओं को जो वेस्टर्लीज था, अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन करा। लेकिन ये ईस्टर्लीज क्या करती हैं, इन हवाओं को अपने साथ में भाग कर ले जाती है, मतलब इनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करके इनकी हेल्प करती हैं इनको यहां से दूर जाने में। मतलब ऊपर इनको हवाएं अपने साथ में लेकर जाएंगी, अब हवाएं साथ में लेकर जाएंगी तो नीचे से और ऊपर हवाएं उठेंगी, मतलब और ऊपर और नीचे क्या बनेगा, लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी। एक तो ये ईस्टर्लीज इस तरह से हेल्प करती हैं। दूसरी चीज कि जब ये ईस्टर्लीज यहाँ पर जाती है ना, तो यहाँ पर मेडागास्कर के पास में हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है। कहाँ पर, 40 डिग्री ईस्ट से लेकर 60 डिग्री ईस्ट के बीच में ये हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हवाएं इधर आएंगी। अब हाई प्रेशर में जैसे मैंने बताया कि जो हवाएं होती है डिसेंड करती है, नीचे की ओर बैठती है, तो ये जो हवाएं ऊपर आई वो नीचे की ओर बैठेंगे। अब नीचे की ओर बैठ के दूर जाएंगे क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो जाती है ना हवाएं, ठीक है, तो ये हवाएं दूर जाएंगी। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से कोई भी अगर विंड है वो अगर नॉर्दर्न साइड में जाती है तो राइटवर्ड रिफ्लेक्ट करती है। तो इनमें से कुछ हवाएं अपने यहाँ पर ऊपर की हो जाएंगी, इक्वेटर के पास में जाके इस तरफ मूव कर जाएंगी, राइटवर्ड मूव कर जाएंगी, और हमारा जो इंडियन मानसून है उसमें ये हेल्प करेंगे। कौन, ईस्टर्लीज। तो इस तरह से जो ईस्टर्लीज होती हैं वो हेल्प करती हैं, एक तो यहाँ से हवाओं को दूर ले जाती हैं ताकि यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन बने, और जो मानसून की हवाएं हैं उनको भी हेल्प करती हैं नीचे आके, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज हो गई हमारे इंडियन मानसून की। अब हम बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स की। तो देखो इसके बारे में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो मैंने आपको सारी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको उतनी भी चीजें ध्यान है तो आपका काम हो जाएगा, आपको डिटेल में इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा और वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने बेसिक बेसिक चीजें आपको क्या क्या बताई कि देखो जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो क्या होता है कि जो हमारी अर्थ घूर्णन करती है ना, रोटेट जो करती है अपनी एक्सिस पे, उसकी वजह से जो विंड के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है उसी को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। और ये डिफ्लेक्शन कैसे आता है, अगर मैं इसको अर्थ मानूं तो ये इक्वेटर होगी, और इक्वेटर इसको दो हिस्सों में बांटती है, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है तो विंड का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, राइटवर्ड होगा, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में रहा तो विंड का डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो जब विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ आती है तो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसका राइट किधर हो गया, इस तरफ हो गया। और अगर इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगी तो इनका राइटवर्ड किधर हो गया, इस तरफ हो गया, तो इस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे। सेम चीज अगर इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगी तो इनका राइटवर्ड डिफ्लेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, लेफ्टवर्ड सॉरी। और अगर सदर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, लेफ्टवर्ड, तो इनका लेफ्ट इधर हो गया। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो इक्वेटर पे तो जीरो होता है, और पोल्स पे कितना होता है, मैक्सिमम होता है, और इसको फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बेसिक बस इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है। ओके, अब इसको मैं वीडियो के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से कोरियोलिस फोर्स काम करता है। अब मैं आपको कोरियोलिस फोर्स समझाऊं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि टॉप व्यू क्या होता है। तो देखो टॉप व्यू का मतलब हो गया कि जब हम अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो हमारी अर्थ किस तरह से नजर आती है। तो अगर मैं 2D स्ट्रक्चर देखूं तो हमारी जो अर्थ है वो एक सर्कल के रूप में दिखाई देगी, जिसका जो सेंटर है वो तो नॉर्थ पोल होगा, और उसकी जो सरकमफेरेंस या जो परिधि है वो इक्वेटर वाला रीजन होगा। ओके, अब हम एक बार के लिए इसको मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का टॉप व्यू है। टॉप व्यू से मतलब ये हुआ कि हम इस अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं। देखो ऊपर से देखेंगे जो ये इसका सेंटर है वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और ये वाला जो साइड वाला जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें दो पॉइंट लेंगे, एक तो एक पॉइंट ए, वो कहाँ पे लेंगे, हम इक्वेटर पे लेंगे, सॉरी इक्वेटर पे लेंगे, और दूसरा पॉइंट बी कहाँ पे लेंगे, कहीं पे बीच में लेंगे। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि जब अर्थ रोटेट करती है तो ये पॉइंट भी उसके साथ साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है, इसने पूरा एक चक्कर लगाया और उसको कितना टाइम लगा, 24 आवर्स लगे। और ये वाला जो पिंक वाला पॉइंट है उसने भी एक पूरा चक्कर करा और उसको कितना टाइम लगा, 24 आवर्स लगे। लेकिन देखो हो क्या रहा है कि जो पॉइंट, ये वाला पिंक वाला जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे इतनी सी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि ब्लू वाला उससे ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, और जो इक्वेटर के आसपास का जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। मतलब कि अगर इक्वेटर के आसपास की जो विंड है, अगर इक्वेटर के आसपास की जो विंड होगी वो क्या होगी, तेज मूव करेगी, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे जो विंड होगी इसके कंपैरिजन में क्या करेगी, तेज मूव करेगी। देखो इसमें यहाँ पे, अब देखो ये हमारी अर्थ का 2D स्ट्रक्चर है, और ये वाला रीजन कौन सा है, इक्वेटोरियल रीजन है।
अब देखो जो विंड बहेगी इस भूमध्य रेखा के ऊपर, तो वो कैसे बहेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत तेज होगी, और बाकी जो अदर एरियाज है वहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब अगर कोई क्लाउड या कोई विंड अगर सीधे जाने की कोशिश करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, तो वो सीधा नहीं जाके किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी। अब लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट क्यों करेगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो विंड है ना उसकी स्पीड ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में। ओके। अब देखो अगर कोई विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से किधर आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो उसका डिफ्लेक्शन किस तरह होगा, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। राइटवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्पीड है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, उस पे वहाँ पे क्या है, उसकी स्पीड कम है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो स्पीड होगी वो कम होगी, और वो इक्वेटर की तरफ आएगी तो क्या करेगी, राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी। सिमिलरली अगर जो कोई विंड है जो सदर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ जाएगी तो किधर लेफ्टवर्ड मूव करेगी। ओके। इसी तरह से इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है विंड्स का। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट या जलवायु की। तो इसमें सबसे पहली चीज तो हमें जाननी है वो है कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो जो वेदर या जो मौसम होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नापा जाता है। जैसे कि आज सनी वेदर है, बिल्कुल मौसम साफ है। कल कैसा रहेगा, कल बारिश भी हो सकती है, फिर मौसम साफ भी रह सकता है। उसके अगले दिन बादल आ सकते हैं। ठीक है, तो वेदर को क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नापा जाता है। अब ये वेदर एक दिन में बार-बार चेंज भी हो सकता है। जैसे कि सुबह बारिश का मौसम था, दोपहर में धूप निकल गई और शाम में फिर से बादल हो गए। तो जो वेदर होता है वो बार-बार चेंज होता रहता है और उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नापा जाता है। जबकि क्लाइमेट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं नापा जाता है। उसको जब वेदर को हम 30 से 50 साल तक ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद में जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है कि हमारे देश का, जैसे इंडिया की बात करूँ कि हमारे देश का क्लाइमेट कैसा है। जब हमने हमारे वेदर को ऑब्जर्व करा तो हमने पाया कि जो मार्च से लेकर जून का टाइम होता है वो गर्मियां रहती हैं उसके अंदर। जून से लेकर जो अगस्त सितंबर रहता है उसके अंदर बारिश का मौसम रहता है। अक्टूबर से लेकर जो जनवरी फरवरी का टाइम होता है उसमें सर्दियां पड़ती हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने कैसे करी, ये ऑब्जर्वेशन हमने करी जब हमने वेदर को ऑब्जर्व करा, बहुत मतलब 30 से 50 सालों तक। ठीक है, तो उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे 30 से 50 साल का क्या मतलब है। तो देखो 6 क्लास के एनसीईआरटी में यहाँ पर 30 साल लिखा हुआ है कि जब वेदर को 30 साल से ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो उसको क्लाइमेट बोलेंगे। जबकि 11th क्लास के एनसीईआरटी में इसको 50 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है और दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, बस दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है। अब मॉनसून क्या होता है कि जो सीजनल रिवर्सल होता है, मतलब जो विंड की डायरेक्शन में एक थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक ईयर में विंड की डायरेक्शन में जो चेंजेस आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। ये मॉनसून एक अरेबिक वर्ड है मौसम, जिससे लिया गया है, जिसे डेराइव करा गया है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन्स होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा क्लाइमेट होता है उसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं या फिर कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं। जिनमें आती है लैटिट्यूड्स, जिसको एक्शांस बोलते हैं। एल्टीट्यूड आ गया, मतलब जो हाइट की चीजें होती हैं जैसे माउंटेन्स हो गए, वो क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। प्रेशर एंड विंड सिस्टम आ गया। कॉन्टिनेंटेलिटी आ गया, जिसको महाद्वीपीयता बोलते हैं। महासागरीय धाराएं या फिर जो रिलीफ फीचर्स होती हैं वो कैसे इनको अफेक्ट करती हैं, इनको अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स की। तो देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे भारत को दो हिस्सों में बांटती है, और ये कहाँ से निकलती है, ये यहाँ पे मिजोरम है वहां से निकलती है, और जो हमारा रण ऑफ कच्छ है गुजरात में, वहां पर एंड होती है। तो ये हमारे भारत को दो हिस्सों में बांटती है। तो जो हमारे भारत का क्लाइमेट है वो कैसा है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये वाला रीजन कौन सा है, ये है ट्रॉपिकल रीजन। मतलब कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उसके बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो हमारा भारत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो किस में आता है, वो तो ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। और अगर मैं ऊपर वाले हिस्से की बात करूं तो किस में आएगा, वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक्स के पास में जो थोड़ा सा एरिया होता है ना उसको सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा हुआ, हमारे इंडिया का क्लाइमेट हुआ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड की या ऊंचाई की। तो देखो अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, वो है हिमालयस की। और हिमालयस क्या करते हैं कि जो सेंट्रल एशिया से जो विंड्स आती है ना, ठंडी विंड्स, उनको रोकते हैं। अगर हमारे हिमालयस यहाँ पर नहीं होते और इन विंड्स को अगर नहीं रोकते तो हमारे भारत में सर्दियां जितनी पड़ती है ना उससे कहीं ज्यादा सर्दियां पड़ती। तो हमारे जो भारत का जो क्लाइमेट है वो आज जैसा है वैसा नहीं रहता। तो जो एल्टीट्यूड या ऊंचाई होती है ना ये भी अफेक्ट करती है क्लाइमेट को। और इसके अलावा जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, मतलब ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एटमॉस्फेयर डेंस कम होगा। डेंस कम क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से जो गैसेज है उनको जो हमारी अर्थ है वो हमारी सतह पर लेकर आ जाती है। इसी वजह से जैसे जैसे ऊपर आ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परे जो एटमॉस्फेयर है
वो कम होता जाएगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो क्षोभ मंडल होता है या फिर जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें जब हाइट में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है। यही रीजन है कि जब हम गर्मियों में हिल्स पर जाते हैं तो वो ठंडी रहती है अदर एरियाज के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम की, कि ये जो प्रेशर और जो विंड सिस्टम हो किस तरह से हमारे इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो विंड सिस्टम होते हैं उसमें दो टाइप्स की विंड होती हैं, एक तो सरफेस विंड और दूसरी अपर एयर सर्कुलेशन। सरफेस विंड कौन सी होती है? जो सतह पर चलती है। ठीक है, जैसे मैंने प्रेशर बेल्ट में आपको बताया था कौन कौन सी, इधर से कौन सी चलती है, ये वाली नॉर्थ ईस्टर्लीज होती है, ये वाली साउथ ईस्टर्लीज होती हैं, यहाँ पे वेस्टर्लीज होती हैं, ये ईस्टर्लीज होती हैं। तो इस तरह से जो पवनें चलती हैं उनको सरफेस विंड बोलते हैं। और ये सरफेस विंड किस तरह से हमारे इंडिया को क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं? तो जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, तो अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में यहाँ पर कैसा रहता है? लो प्रेशर रहता है। अब लो प्रेशर रहेगा तो विंड्स कहाँ से आएंगी? विंड्स इधर से हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है, तो विंड इधर से इधर आएंगी और अपने साथ में मॉइस्चर लाएंगे और हमारे भारत में बारिश होगी। लेकिन यही चीज अगर सर्दियां हो तो सर्दियों में जो मौसम यहाँ पर जो प्रेशर रहता है कैसा होता है? हाई प्रेशर रहता है इंडिया के अंदर। हाई प्रेशर रहेगा तो हमारे यहाँ पर कोई विंड से नहीं आएगी और यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होगी। तो ये जो विंड सिस्टम है इस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपर एयर सर्कुलेशन की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपर एयर सर्कुलेशन क्या होती है। वो विंड्स जो एक हाइट पर फ्लो करती हैं, जैसे कि जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम जो होती है वो एक सी लेवल से 12 किलोमीटर ऊपर बहती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये हमारे इंडियन क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करती हैं? कि जो वेस्टर्लीज होती हैं वो गर्मियों में तो हमारे इंडिया से ऊपर चली जाती है, लेकिन जो ईस्टर्लीज निकलती हैं वो हमारे इंडिया के ऊपर से निकलती हैं और इंडियन मानसून के अंदर वो हेल्प करती हैं। जबकि सर्दियों में यही वेस्टर्लीज जो होती है इंडिया के अंदर बारिश लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये अपर एयर सर्कुलेशन है, इस तरह से हमारे इंडिया में मानसून में हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज तो जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस या फिर जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है वो किस वजह से आता है? वो आता है जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है ना उसकी वजह से आता है। और ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से आती है? मेडिटेरियन सी से आती है और इंडिया के ऊपर बारिश करती है। तो जो साइक्लोन्स यहाँ पर बनते हैं जिनकी वजह से इंडिया में बारिश होती है, वेदर में जो चेंजेस आते हैं, उनको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो कब आते हैं? तो जब अक्टूबर नवंबर में जो मॉनसून हमारा वापस जाता है, रिट्रीट करता है, या जिसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, उस टाइम हमारे जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर साइक्लोन्स आते हैं और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ना वहां पर बारिश करते हैं, चक्रवात लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटलिटी की, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीपता। अब ये क्या होती है? तो देखो, समुद्र से दूरी की वजह से जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं उनको कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखो, इंडिया में जो नीचे वाला पोर्शन है ना, मतलब ये जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, ये वाला, ये पानी से घिरा हुआ है चारों ओर। तो यहाँ पर जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहां पर जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो हमेशा एक सी रहती हैं। मतलब गर्मियों में भी सेम रहेंगे और सर्दियों में भी सेम रहेंगे। यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी या गर्मी पड़ती नहीं है, एक सा रहता है। जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं और नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी भी पड़ती है गर्मियों के अंदर और एक्सट्रीम सर्दी भी पड़ती है सर्दियों के अंदर। तो यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो एक्सट्रीम्स होती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटलिटी या फिर महाद्वीपता बोलते हैं। फिर आता है ओशन करंट्स या महासागरीय धाराएं। तो ये जो ओशन करंट्स होती हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, फिर जो कोस्टल एरियाज होता है, उनके क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। मतलब अगर ओशन करंट हॉट है तो यहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा होगा? हॉट होगा। अगर ये कोल्ड है तो यहाँ का एरिया कैसा होगा? कोल्ड होगा। तो ये इस तरह से अफेक्ट करती हैं। फिर आता है रिलीफ। अब ये भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे माउंटेन्स हो गए, अगर माउंटेन की हाइट ज्यादा होगी तो वहां पे उन कोल्ड विंड्स को या हॉट विंड्स को आने से रोकेंगे या फिर उनके लिए बैरियर की तरह काम करेंगे। तो ये चीज भी हमारे जो क्लाइमेट होता है उसको अफेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे इंडियन मानसून की। तो देखो, सबसे पहली चीज कि जो मानसून होता है वो एक्सपीरियंस कहाँ पर होता है? तो देखो, मानसून कब आता है? जहां पर लो प्रेशर बनेगा। और लो प्रेशर कहाँ रहता है? वो रहता है ट्रॉपिकल एरियाज में। और ट्रॉपिकल एरियाज कहाँ से कहाँ तक रहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब 23.5 से लेकर 23.5 साउथ तक रहता है। लेकिन अगर रफली बोले तो इसको 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक इसको एक्सपीरियंस करा जाता है। ओके, अगर मैं इसके इंडिया के मानसून की बेसिक चीजें देखें कि इनको क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक तो वेस्टर्लीज हो गया, कि वेस्टर्लीज सर्दियों में तो बारिश करती है इंडिया में, लेकिन गर्मियों में ऊपर की ओर चली जाती हैं। और ये ऊपर से चली जाती है, इसी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन बन पाती है। फिर यहाँ पर जो तिब्बतन प्लेटू है वो बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हवाएं ऊपर उठेगी और यहाँ से ईस्टर्लीज निकलेंगे जो इंडियन मानसून को हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो ITCZ है,
ITCZ क्या होता है कि ये लो प्रेशर जोन होता है, ये भी इंडिया को हेल्प करेगा क्योंकि जो जून के टाइम पर क्या होता है, जो सन की ओवरहेड कंडीशंस होती हैं वो कहाँ पर रहती हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो मेडागास्कर है उसके ईस्ट में हाई प्रेशर कंडीशंस बनती हैं और इंडिया के अंदर मानसून आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिया के मानसून को अफेक्ट करती है मेनली। अब देखो इसमें एक और चीज जो इंडियन मानसून को हेल्प करती है वो है, देखो ये वाला एरिया कौन सा हो गया, ये वाला है सोमालिया, और यहाँ से जो विंड निकलती है उसको सोमाली जेट्स बोलते हैं। और ये सोमाली जेट्स क्या करती हैं कि जब इंडियन मानसून की विंड इधर से जाती है तो इनको पुश करती है आगे जाने में। तो सोमाली जेट्स का भी हमारे इंडियन मानसून को लाने में थोड़ा हाथ रहता है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो इंडियन मानसून को हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे इंडियन जो मानसून है उसका नेचर कैसा है। तो मानसून एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है, और अगर जिसके फीचर्स की बात करें तो इसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो है ऑनसेट ऑफ मानसून, कि मानसून जब इंडिया पे लैंड करता है तो उससे पहले क्या प्रोसेसिंग होती है वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जब इंडिया में लैंड होने के बाद में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, उसको इसमें पढ़ेंगे। फिर मानसून ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, मानसून में बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, और जब मानसून पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद में जब लौटता है तो उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून की। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अप्रैल और मई के टाइम जो सन की ओवरहेड पोजीशन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है, जबकि ये फैक्ट थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि जो सन की ओवरहेड कंडीशंस बनती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून के आसपास पड़ती है, ठीक है। तो अप्रैल और मई के टाइम इसकी पोजीशनिंग कहाँ रहती है, हमारे सर्दर्न पार्ट में रहती है, और ये जो सन है सर्दर्न पार्ट को हीट अप करता है। फिर जैसे जैसे जून आता जाता है जो सन है ऊपर जाता जाता है, तो ये हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट और जो सर्दर्न पार्ट है उसको और ज्यादा हीट अप कर देता है। अब हीट अप करेगा तो यहाँ पर कैसी कंडीशन बनेगी, लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि जो सन की पोजीशनिंग है वो नीचे से तो ऊपर गई है, तो ये वाला पोर्शन भी तो गर्म होना चाहिए जो पानी है। तो इसमें होता क्या है कि जो पानी होता है वो लैंड के कंपैरिजन में धीरे गर्म होता है और ठंडा भी धीरे होता है। तो ये जब धीरे गर्म होगा तो कंपैरेटिवली कौन ज्यादा गर्म होगा, तो ये वाला पोर्शन ज्यादा गर्म होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी। और वाटर में जो मेस्केरन हाई है जो कि मेडागास्कर जो आइलैंड है उसके ईस्ट में पड़ता है, वहां पर हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी। अब इसके दो तीन रीजन है, एक तो ये कि यहाँ पर पानी ठंडा रहता है, मतलब इतना गर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर वैसे बनेगा। दूसरा कि पैसिफिक ओशन में एक सेल बनती है, ठीक है। अब ये सेल क्या होती है जिसको मैंने ऑलरेडी प्रेशर बेल्ट में समझा दिया, जैसे फेरल सेल होती है या फिर जो हेडले सेल होती है वो कैसे बनती है उसको ऑलरेडी मैंने समझाया। तो ऐसी सेल एक पैसिफिक ओशन में बनती है जिसकी एक ब्रांच आके यहाँ पर डिसेंड करती है। अब यहाँ पर जब एक ब्रांच आके डिसेंड करेगी तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर की कंडीशन है उसको और इंटेंसिफाई करेगी। तो यहाँ पर हाई प्रेशर की कंडीशन बन रही है इंडियन ओशियन के अंदर, और जो भारत का लैंड एरिया है वहां पर लो प्रेशर की कंडीशन बन रही है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हवा होती है वो कैसे मूव करती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो इस तरह से वो विंड्स मूव करेंगे। अब आपको मैंने प्रेशर बेल्ट के टाइम आपको एक्सप्लेन करा था कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे सर्दर्न हेमिस्फेयर में, उससे जब हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जो विंड मूव करती है वो कैसे मूव करती है, साउथ ईस्ट की तरफ से मूव करती है। मतलब जो विंड होती है वो इस तरह से मूव करेंगी यहाँ पर, ओके। और जब इक्वेटर से हम नॉर्थ की ओर जाते हैं तो विंड कैसे मूव करेगी, तो विंड राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर ये जो विंड है यहाँ पर इस तरह से मूव करती है, तो इन विंड को साउथ ईस्ट बोलेंगे। लेकिन जब ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं तो देखो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इक्वेटर को कहां पर क्रॉस करती हैं, तो ये इक्वेटर को 40 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री ईस्ट के बीच में क्रॉस करती हैं, साउथ ईस्टर्ली जो विंड्स होती हैं वो। तो यहां से ये इनको जब क्रॉस करेंगी तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, और ये जो विंड है इंडिया में जाके बारिश करेगी। तो इसी वजह से जो इंडियन मानसून है उसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है, क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, साउथ वेस्ट की तरफ से आती है जो विंड आती है। अब देखो यहाँ पर यही फैक्टर काम नहीं करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिनको मैंने ऑलरेडी काफी बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक तो ये चीज हो गई कि इंडियन मानसून इस तरफ जा रहा है। अब इसको हेल्प कौन कौन सी चीजें कर रही हैं, एक तो यहाँ से सोमाली जेट्स आ रही है, वो इनको हेल्प करती है, पुश करती है, इन जो साउथ वेस्ट जो विंड्स होती है उनको आगे पुश करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो तिब्बतन प्लेटू है वो गर्म होता है तो वहां से ईस्टर्ली निकलती है। तो यहाँ पर जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ऊपर की ओर जो विंड जाएगी ना, तो ये जो ईस्टर्ली है उन विंड्स को अपने साथ में ले जाती है ताकि यहाँ पर विंड और नीचे से ऊपर आए और यहाँ पर और जो लो प्रेशर है वो इंटेंसिफाई हो, ठीक है।
इसके बाद में ये जो ईस्टर्ली यहाँ पर आकर डिसेंड होगी क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, और इन ईस्टर्लीज की कुछ ब्रांचेस इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती हैं और इंडियन मानसून में हेल्प करती हैं। फिर इसके अलावा जो वेस्टर्लीज होती हैं उनका इतना कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जब जब तक जून आता है ना तब तक जो वेस्टर्लीज की जो पोजीशन होती है वो इंडिया के नॉर्थ में चली जाती है। देखो इसको मैं वीडियो के थ्रू भी दिखाता हूँ कि जो वेस्टर्लीज होती है जून के टाइम पर उनकी पोजिशनिंग कैसी रहती है। देखो ये जो दिखा रखा है ये जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें ऊपर वाली ब्रांच है वो पोलर ब्रांच है और नीचे वाली है सब ट्रॉपिकल ब्रांच। अब देखो यहाँ पर टाइम देखो, ये 14 जून 15 जून को देखो इसकी लोकेशन क्या रहती है, वो नॉर्थ साइड में चली जाती है, और जब 21-22 जून तक आते आते इसकी पोजिशनिंग हमारे जो इंडिया है उसके नॉर्थ में चली जाती है। अब हम बात करेंगे अराइवल ऑफ मानसून की। तो देखो हमारे इंडिया में जो मानसून आता है वो कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून को आता है। फर्स्ट वीक जून या फिर 1 जून को बोलते हैं कि केरला में पहली बारिश होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अराइवल ऑफ मानसून बोलेंगे। और इसी चीज को बर्स्ट ऑफ मानसून भी बोलेंगे, कि जो पहली बारिश होती है ना उसको ही बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ओके, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं कि जो हमारा मानसून है वो कितने दिनों तक रहता है, तो वो 100 से 120 दिनों तक मानसून रहता है, जो शुरू होता है अर्ली जून से। अर्ली जून का मतलब हो गया फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेकर मिड सितंबर तक। अब देखो आप लोगों के दिमाग में ये चीज भी आ सकती है कि मान लेते हैं कि जून के अंदर तो यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन जून से पहले भी अप्रैल हो गया, मई हो गया, मार्च हो गया, तभी भी तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम बारिश क्यों नहीं होती है। तो देखो उस टाइम भी बारिश होती है, उस टाइम गर्मी भी पड़ती है, लो प्रेशर की कंडीशन भी बनती है और बारिश भी होती है, और उसी बारिश को क्या बोला जाता है, प्री मानसून बोला जाता है। ठीक है, जिसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो पहले भी बारिश होती है जिसको प्री मानसून के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो मानसून है वो कब आता है, जो फर्स्ट वीक होता है ना जून का, उसमें आता है। अब यहाँ पर जो हमारा मानसून है वो अराइव होने के बाद में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। दो ब्रांचेस कौन कौन सी बनती है, देखो एक तो बनती है हमारे अरेबियन सी ब्रांच, मतलब ये वाला कौन सा, ये अरेबियन सी है, तो इसके अंदर जो मानसून की विंड्स आती है उनको अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं। और इधर वाला पोर्शन क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो मानसून की विंड्स आती है उनको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे अरेबियन सी ब्रांच की। तो ये जो अरेबियन सी ब्रांच है वो तीन सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसमें पहली ब्रांच जाती है किधर, ये जो हमारे वेस्टर्न घाट है वहां पर बारिश करती है। ठीक है, और यहाँ पर बारिश कैसी होती है, ये होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है कि जब मॉइस्चर लेकर कोई विंड आती है ना और वो पहाड़ से जब टकराती है और इसके ऊपर जब जाती है तो यहाँ पर ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर पहाड़ पे ठंड रहती है, तो ये मॉइस्चर जो होगा वो भी ठंडा हो जाएगा और यहाँ पर कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बारिश होगी। अब इसमें जिस तरह बारिश होती है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और जिधर बारिश नहीं होती है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पवनमुखी दिशा, और लीवर्ड साइड को बोलते हैं पवन विमुख दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बारिश होती है, ये होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अब देखो यहाँ पर ये रेन शेडो जोन दिखा रखा है, मतलब क्या होता है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंदर यहाँ पर जो जितनी भी मॉइस्चर होती है उसकी तो बारिश होगी। जब ये विंड इधर जाएगी तो यहाँ पर मॉइस्चर रहता नहीं है, तो इधर बारिश नहीं होती है, मतलब जो लीवर्ड साइड होती है जहां पर बारिश नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, रेन शेडो जोन बोलते हैं। तो ये वाला जो एरिया है वो रेन शेडो जोन के अंदर आता है। ठीक है, फिर इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो किधर जाती है, वो मुंबई के नॉर्थ में होते हुए जो नर्मदा और जो ताप्ती वैली है वहां पर बारिश करती हुई जाती है, और इसी ब्रांच की वजह से जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहां पर भी बारिश होती है, और यहाँ पर ये गंगा प्लेन्स के अंदर जो बे ऑफ बंगाल है उनमें जाके मर्ज हो जाती है। कौन सी, सेकंड ब्रांच। फिर ये जो अरेबियन सी की थर्ड सब ब्रांच है वो कच्छ रीजन से होते हुए राजस्थान की ओर जाती है, और राजस्थान में जो अरावली हिल्स है ये वाली, इनके पैरेलल चलते हुए पंजाब और हरियाणा में जाती है, और वहां पर जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है उससे जाकर मिल जाती है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है येलो के अंदर, ये वाला क्या है, ये भी रेन शेडो जोन है। अब रेन शेडो जोन क्यों है, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच के लिए तो यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो होते नहीं है, यहाँ पर अरावली हिल्स होती हैं जो कि इस जो हवाएं चलती हैं उन्हीं के पैरेलल चलती हैं, तो इनके साथ साथ आगे निकल जाती है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। और जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर आती है तो ये जो अरावली हिल्स है ना उसके इस तरफ ही बारिश हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर इधर से हवा आ रही है तो वो बारिश कहाँ करेगी, इसी तरफ तो करेगी ओरोग्राफी रेनफॉल। इधर में तो क्या हो जाएगा, रेन शेडो जोन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर बचेगा ही नहीं हवा के अंदर, मॉइस्चर नहीं बचेगा तो इधर बारिश ही नहीं होगी। तो इसी वजह से ये जो एरिया है वो डेजर्ट है, क्योंकि ये रेन शेडो जोन के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैंने अरेबियन सी की बात कर ली कि तीन ब्रांचेस बनती है, एक तो यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न घाट है उधर जाती है, एक नर्मदा और ताप्ती वैली जो है उनके अंदर जाता है, और एक हमारा ऊपर जाता है जो हमारा राजस्थान हरियाणा रीजन है वहां पर बारिश करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसकी। अब देखो बे ऑफ बंगाल भी दो सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, कौन कौन सी,
एक तो इधर जाती है और यहाँ पर अराकन हिल्स है। ये अराकन हिल्स कौन सी कंट्री का पार्ट है? ये म्यांमार के अंदर आती है। वहां से टकराकर जो गंगा प्लेन्स है उनकी तरफ चली जाती है और एक ब्रांच सीधी निकल जाती है और यहाँ पर जो हिमालयस है ना, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हिमालयस है उनसे टकराकर वापस आती है और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है आसाम के अंदर वहां पर बारिश करती है। और इसी की एक ब्रांच, किसकी एक ब्रांच, जो ब्रह्मपुत्र से जो जाके टकरा रही है ना, उसी की एक सब ब्रांच आकर गारो, खासी और जयंती है ना, यहाँ पर भी बारिश करती है और ये आगे आकर यहाँ पर गंगा प्लेन में भी बारिश करती हैं। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है कि यहाँ पर जो गंगा प्लेन्स है ना, यहाँ पर बारिश कैसे होती है? तो देखो, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ आऊं तो यहाँ पर ज्यादा होती है ईस्ट की तरफ, और वेस्ट में जाते जाते क्या होती है, कम होती जाती है बारिश। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा इंडियन मानसून है उसकी सारी ब्रांचेस को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से बारिश होती है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि तमिलनाडु की यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती है? तो देखो, इसके पीछे दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि यहाँ पर जो हिल्स पाई जाती है ना ईस्टर्न घाट वाली, वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ से सीधी निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन तो होंगे नहीं, तो बारिश कैसे होगी? और दूसरी चीज, जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है ना, उसके लिए ये कैसे रह जाता है, ये लीवर्ड साइड में रह जाता है। लीवर्ड साइड, जैसे मैंने अभी बताया कि ओरोग्राफिक रेनफॉल में जो वो साइड जहां पर बारिश होती है उसको तो विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और जहां पर बारिश नहीं होती वो लीवर्ड साइड होती है। तो ये माउंटेन ऐसे रहेंगे तो इधर से आएगी तो इस तरफ तो बारिश हो जाएगी, लेकिन इस तरफ बारिश नहीं होगी, तो इसी वजह से यहाँ पर बारिश होती नहीं है इंडियन मानसून के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, कहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, कहाँ पर कम होती है। तो अगर मैं एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करूँ तो इंडिया के अंदर 125 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है। और इंडियन मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी वजह से जो हमारे कंट्री में बारिश होती है, उसका 3/4 किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। अब अगर मैं हाई रेनफॉल वाले एरियाज की बात करूं तो पहली चीज तो हाई रेनफॉल किनको बोलेंगे, कि वो एरिया जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है उनको हाई रेनफॉल एरियाज बोलेंगे। अब देखो वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, पहली चीज तो जब अरेबियन सी यहाँ पर जब टकराता है तो ये जो वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो एक ये वाला एरिया होगा हाई रेनफॉल के अंदर आता है। दूसरा, इंडिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा जहां पर बारिश होती है वो कहां पर होती है? गारो, खासी और जयंतिया। और यहाँ पर कौन सी ब्रांच आती है? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आती है, और हिमालय से टकरा कर जब वापस आती है तो यहाँ पर बारिश करती हैं। और यहाँ पर बारिश कितनी करती हैं? लगभग 1000 सेंटीमीटर की बारिश होती है एक साल के अंदर। तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जहां पर बारिश होती है वो ये वाला एरिया है। इसी वजह से जो मौसिनराम है इसको वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ बोला जाता है, कि पूरे अर्थ में जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है वो है मौसिनराम। फिर आता है मीडियम रेनफॉल। अब मीडियम रेनफॉल का क्या मतलब हुआ, कि जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है उसको मीडियम रेनफॉल बोलते हैं। और ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं? ऐसे हैं जो गुजरात का सर्दर्न पार्ट है, तमिलनाडु है, ईस्टर्न पार्ट है तमिलनाडु का। ओके। फिर जो नॉर्दर्न पेनिसुला है, ठीक है, जिसमें एक ओडिशा आ गया, झारखंड आ गया, बिहार आ गया, ईस्टर्न एमपी आ गया, नॉर्दर्न गंगा प्लेन्स आ गए, तो यहाँ पर क्या होती है? मीडियम रेनफॉल होती है। और यही चीज एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी गई, कि ये लाइंस दे दी और इसमें पूछा कि यहाँ पर कितनी बारिश होती है, तो उसका आंसर था 100 से 200 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह भी याद रखनी है सारी चीजें। फिर आता है कि लो रेनफॉल के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं। लो रेनफॉल का मतलब ये हुआ कि जहां पर 50 से 100 मीटर बारिश होती है, तो वो एरिया हो गया कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये सारे कैसे आ गए? एरिया ऑफ लो रेनफॉल आ गए। फिर आता है एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, मतलब वो एरिया जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो देखो ये कौन कौन से एरियाज हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक तो रेन शेडो जोन वाला ये वाला एरिया होगा, और एक ये वाला एरिया जो डेजर्ट एरिया है ना, जो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आता है, ये एरियाज यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसके अलावा जो लेह लद्दाख है वहां पर भी बहुत कम बारिश होती है। तो ये वाले एरियाज हो गए जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा वैली में जो रेनफॉल होती है वो ईस्ट से ईस्ट की तरफ ज्यादा होती है, और वेस्ट में जाते जाते धीरे धीरे कम होने लगती है। अब फिर बाद में आता है ये रेन बियरिंग सिस्टम और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सारा। ठीक है। ब्रेक इन द मानसून क्या होता है? देखो, ये वो चीज होती है कि हमारा जो मानसून होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब लगातार बारिश तो होती नहीं है। आज बारिश होगी, इसके 2 दिन बाद में बारिश होगी, तो वो रुक रुक के होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। अब हम बात करेंगे विड्रॉवल ऑफ मानसून की, जिसको रिट्रीटिंग मानसून या पोस्ट मानसून बोलते हैं, और हिंदी में इसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि मानसून कब तक रहता है, तो जून के फर्स्ट वीक से लेकर मिड सितंबर तक रहता है। ठीक है। अब इसके बाद से ये वापस लौटेगा। अब वापस कहाँ से लौटेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि मिलते कहाँ पर है, ये पंजाब हरियाणा रीजन में मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और ये जो अरेबियन सी ब्रांच है वो दोनों। तो जो सितंबर का फर्स्ट वीक है वहां से मानसून रिट्रीट होना शुरू करता है,
वेस्टर्न राजस्थान से, और सितंबर के एंड होते-होते यहाँ पर जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे जो वेस्टर्न गंगा प्लेन है और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, वहाँ से ये पूरा रिट्रीट कर जाता है सितंबर के एंड के अंदर। फिर मिड अक्टूबर तक ये कंप्लीटली विथड्रॉन हो जाता है, कहाँ से, जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुलर पार्ट है ना, मतलब यहाँ से ये पूरा रिट्रीट हो जाता है मिड अक्टूबर तक। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अक्टूबर हीट। अब ये क्या होता है? तो देखो, बारिश की वजह से लैंड जो है वो तो मॉइस्ट तो रहती है, ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने के अंदर पूरी लैंड सूख जाएगी। इसके अलावा टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो जब टेम्परेचर होगा, मॉइस्ट होगा, तो वो कंडीशन कैसे बनेगी? ह्यूमिड कंडीशन बनेगी, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो रिट्रेटिंग मानसून का जो टाइम है वो कौन-सा है? वो अक्टूबर और नवंबर वाले मंथ को रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, किसके कंपैरिजन में? जो मानसून होता है उसके कंपैरिजन में। मतलब जो मानसून होता है वो कब से कब तक रहता है? वो जून से मिड सितंबर तक रहता है, लेकिन ये जो रिट्रेटिंग मानसून है वो धीरे-धीरे जाता है वापस, तो इसको ज़्यादा टाइम टाइम लगता है। अब देखो, आपको एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट समझनी है, वो ये समझनी है कि जब मॉनसून आता है, तो हवाएँ अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती है और वहाँ पर बारिश करती हैं पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन यही जो हवाएँ हैं, जब वापस जाती हैं, तब बारिश क्यों नहीं करती हैं? तो देखो, यहाँ पर जब ये मॉइस्चर कहाँ से लेकर आती हैं? अरेबियन सी से लेकर आती हैं या फिर बे ऑफ बंगाल से लेकर आती हैं। लेकिन जब ये मॉनसून रिट्रीट होता है, तो कहाँ से होता है? लैंड एरिया से तो होता है, तो यहीं से तो रिट्रीट होगा। अब यहाँ पर कोई पानी तो रहता नहीं, तो फिर मॉइस्चर कहीं से लेंगे? तो जब मॉइस्चर ही नहीं होगा, तो बिल्कुल सूखी होगी विंड, और यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी। लेकिन कुछ जगह बारिश होती है, वो कौन सी जगह होती है? कि जब ये रिट्रीटिंग मानसून की जो ब्रांचेस हैं, वो जब इधर जाती हैं, तो यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, उनसे टकरा के जब बे ऑफ बंगाल की तरफ आती हैं, तो यहाँ पर मॉइस्चर लेती हैं, और यहाँ पर जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है, वहाँ पर बारिश करती हैं। अब यहाँ पर बारिश कर रही हैं, और विंड किधर से आ रही है? विंड इधर से आ रही है। इसी वजह से इस जो रिट्रीटिंग मानसून है, उसको कभी-कभी नॉर्थ ईस्टर्न मानसून भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि विंड जो है वो इधर से आ रही है, और इधर से आती हुई यहाँ पर बारिश करती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ रह गई, वो ये है कि जब ये रोटेटिंग मानसून की जो ब्रांच जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आती है, जब इधर से आती है, तो यहाँ पर साइक्लोन्स बनते हैं, और ये जो साइक्लोन्स हैं, वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि जो प्री मानसून के टाइम पर जो बारिश होती है, उसको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि केरल के अंदर इसको मैंगो शावर बोला जाता है, ब्लूसम शावर इसको केरला के अंदर बोला जाता है, नॉर्थ वेस्टर इसको बंगाल और आसाम के अंदर बोला जाता है, और इसको बंगाल के अंदर काल बैसाखी भी बोला जाता है, क्योंकि ये बैसाख के मंथ में आती है, इसी वजह से इसको काल बैसाखी बोलते हैं। और आसाम के अंदर इन्हीं नॉर्थ वेस्टर को बारदोली चीरा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट विंड है, वो है लू, जो कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जैसे पंजाब, बिहार, राजस्थान, वहाँ पर ये चलती हैं। उन हवाओं को क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपेन, उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी क्लाइमेट्स हैं, उनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करा है। तो उन्होंने 5 मेजर क्लाइमेट्स के टाइप्स बताए। वो 5 मेजर कौन-कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है कि जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, अगर पूरे ईयर की बात करें, तो जो मंथली जो एवरेज टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर किसी जो एरिया है, अगर उसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलेंगे। फिर आता है ड्राई क्लाइमेट। अब ड्राई क्लाइमेट का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है, उसको ड्राई क्लाइमेट बोलते हैं। ये भी 2 कैटेगरीज़ है इसमें, कि अगर ड्राइनेस कम है तो उसको सेमी एरिड बोलेंगे, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और अगर ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो उसको एरिड बोलेंगे, और उसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। फिर आता है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। तो अगर मैं पूरे साल की बात करूँ, और 12 महीने में से जो अगर सबसे ठंडा मंथ होता है ना, अगर उसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो, तो उसको वार्म टेम्परेट क्लाइमेट बोलेंगे। फिर आता है कूल टेम्परेट क्लाइमेट। तो इसमें अगर मैं पूरे साल की बात करूँ, तो जो सबसे गर्म मंथ हो, वो उसका टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, और अगर पूरे जो सबसे ठंडा मंथ हो, उसका जो टेम्परेचर है वो माइनस डिग्री से कम होगा। तो ऐसे क्लाइमेट को क्या बोलेंगे? कूल टेम्परेचर क्लाइमेट बोलेंगे। फिर आता है आइस क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट कैसा होता है कि अगर पूरे साल की बात करें, तो जो सबसे गर्म मंथ होता है ना, उसका ही टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो, उसको आइस क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपको ये पाँचों याद रखने हैं। उनके टेम्परेचर का जो वेरिएशंस है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इन्होंने इंडिया को भी इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको भी क्लासिफाई करा है। ओके? यहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। आप इनको याद करना चाहें, ऐसे याद कर लें, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूँ, और डायग्राम में भी आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसको आपको याद रखना है।
अब याद रखने का तरीका आपको थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन इस तरीके से मैंने याद करा था और 2000 सीजीएल 2024 में एक क्वेश्चन आया था 20 तारीख की शिफ्ट को और वो आसानी से उस तरीके से हो गया था, ठीक है? तो देखो आपको याद क्या रखना है, आपको इंडिया के बारे में तो चीज़ें पता होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे हिमालयाज़ है और यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, वो हाई रहता है मतलब कोल्ड टेम्परेचर रहता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो जो वेस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर डेज़र्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में बारिश कम होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो ये गंगा प्लेन्स है, ये वाले ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आ गए, ठीक है? ये अपना डेक्कन प्लेट्यू आ गया। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को याद रख पाएँगे। तो देखो आपको याद क्या रखना है, अगर मैं जैसे ए वाली चीज़ों को देखूँ तो ए कहाँ-कहाँ पर है? एक तो देखो ए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ए तो सारे किधर है? अपने सदर्न हिस्से में आ गए। अब देखो यहाँ पर बी एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो बी यहाँ पर क्यों है? देखो बी से क्या मतलब आया? ये बी यहाँ पर भी है ना, तो बी से मतलब ये है कि वो जो ड्राई हिस्सा होता है ना उसको बी बोलते हैं। मतलब एक याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बी कैसे आया? तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पर मैंने बी दिखा रखा है, ये रेन शैडो ज़ोन है। मतलब यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स होते हैं, यहाँ पर जो इंडियन मॉनसून से बारिश होती है, लेकिन जो इस तरफ होती है ना, जो लीवर्ड साइड होती है माउंटेन्स की, उधर बारिश नहीं होती। तो ये कौन-सा एरिया है? ये रेन शैडो ज़ोन है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है? तो बी वाला एरिया आपको यहाँ पर एक याद रखना है, ओके? अगर मैं ए वाले एरिया की बात करूँ तो ए वाला एरिया तो सारा इधर आ गया, बी वाला इधर आ गया, सी वाला यहाँ पर आ गया, डी वाला यहाँ पर आया, ई वाला इधर आ गया। तो अगर मैं इसको सीक्वेंस में लेके चलूँ तो कैसे जाएँगे? देखो पहले ए में जाएँगे, फिर बी इधर जाएगा, फिर सी इधर जाएगा, फिर डी आएगा और फिर इस तरफ आएगा। तो अगर इसको अपन 2-4 बार आप अगर मैप में इस तरह से बना लेते हैं ना, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, कैसे? कि पहले ए में यहाँ पर होता है, फिर बी इधर, फिर सी इधर, फिर डी यहाँ पर, फिर ई यहाँ पर। अगर इस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि डी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ठीक है? आपको बस बी में यहाँ पर ध्यान रखना है कि बी एक यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आप इस क्लासिफिकेशन को ईज़िली याद कर पाएँगे। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है और डिटेल में पूछते भी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सीजीएल 2024 मेंस में एक क्वेश्चन आया था और इसको देखना और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आपको ईज़िली हो जाएगा वो। ओके? अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है वर्कस सर्कुलेशन। ये वर्कस सर्कुलेशन क्या होती हैं? ये एक विंड सेल्स होती हैं। अब विंड सेल्स क्या होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रेशर बेल्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से जो हेडलेस सेल होता है, फेरल सेल होता है या फिर जो पोलर सेल होती है वो कैसे बनती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर ये वाला ओशन कौन सा है? ये है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के अंदर भी एक सेल बनती है जिसको वॉकर सेल बोलते हैं। अब ये बनती कैसे है उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर जो कंट्री है वो कौन सी है? वो है पेरू। तो जो पेरू कंट्री है वहां से एक करंट निकलती है जिसको बोलते हैं पेरू करंट, जो कि कैसी करंट होती है? वार्म करंट होती है। अब देखो यहाँ से जब वार्म करंट दूर जाएंगे तो यहाँ पर कैसी कंडीशंस बनेंगी? यहाँ पर बनेगी कोल्ड कंडीशंस। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर्स की कंडीशंस बनेंगी। तो देखो ये जब वार्म करंट्स इधर जाएंगे तो जब ऑस्ट्रेलिया के पास आएंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कैसे बनेगा? वो हाई बनेगा, टेम्परेचर ज्यादा बनेगा क्योंकि वार्म करंट्स इधर आ रही हैं। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर कैसी कंडीशंस बनती है? वहां पर लो प्रेशर की कंडीशंस बनती है, ठीक है? और मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था कि जो विंड्स होती हैं वो किस तरह मूव करती हैं? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो ये जो विंड्स हैं वो इधर मूव करेंगी। अब देखो विंड्स को इधर मूव करने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है? उन ट्रेड विंड्स में भी हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो विंड्स आ रही है ना इधर, ये वार्म करंट्स आ रही है, ये इन ट्रेड विंड्स को हेल्प करेंगे, ठीक है? आगे जाने में। ओके? तो जो हवा बहेंगी वो किस तरह बहेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेंगे। अब लो प्रेशर में क्या होता है कि विंड्स यहाँ पर आएँगी और ऊपर की ओर उड़ जाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विंड हल्की होंगी और हल्की होके ऊपर उठेंगे। अब जब ये ऊपर उठेंगी तो ट्रोपोपॉज़ तक ऊपर जाएँगी, वर्टिकल मूवमेंट होगा और उसके बाद में हॉरिज़ॉन्टली मूव करेंगे। अब एक ब्रांच तो इनकी जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, देखो ये पैसिफिक ओशियन है और उसका जो ईस्टर्न हिस्सा है वो इस तरफ मूव कर जाएँगे, एक ब्रांच तो, और एक ब्रांच इनकी किधर आ जाएँगी? हमारा जो इंडियन ओशियन है उसकी तरफ आ जाएँगे। ओके? तो एक तो जब ब्रांच जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ गई और वहां से आके नीचे वापस हाई प्रेशर पे डिसेंड हो गई, तो यहाँ पर एक सेल बन गई। ओके? और जो ब्रांच इंडियन ओशियन के अंदर आई वो कहाँ पर डिसेंड हुई? वो डिसेंड हुई जो मैस्करान हाई है वहां पर। अब ये मैस्करान हाई क्या है? जैसा मैंने आपको ऑलरेडी जो इंडियन मानसून के अंदर एक्सप्लेन करा कि मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर की कंडीशंस बनती हैं
और ये जो वॉकर सेल की जो एक ब्रांच इधर आती है ना, वो इस हाई प्रेशर को और ज़्यादा इंटेंस बनाती है, क्योंकि यहाँ पर डिसेंड होगी। अब यहाँ पर हवा ज़्यादा होगी तो यहाँ पर प्रेशर ऑब्वियस सी बात है ना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अपना जो हमारी जो लैंड है वहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन रहती हैं, तो यहाँ पर जो विंड किस तरफ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, तो हमारा जो मानसून होगा वो अच्छा होगा। तो जब वॉकर सेल स्ट्रांग होती है ना, तो हमारा जो मानसून होता है वो अच्छा रहता है। इसी वजह से ये जो वॉकर सेल होती हैं वो अल नीनो से भी एसोसिएटेड होती हैं। अगर वॉकर सेल जो हैं वो अगर स्ट्रांग होंगी तो ला नीना ईयर होगा, मतलब बिल्कुल जो नॉर्मल ईयर होगा। और अगर वॉकर सेल जो है वीकर होगी तो वो कैसा ईयर होगा, अल नीनो ईयर होगा। अब ये अल नीनो और ला नीनो क्या होता है उसको मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बेसिक चीजें तो बिल्कुल सेम ही है कि यहाँ पर जो वार्म करंट्स है वो इधर आएंगी, यहाँ पर ठंडी कंडीशंस बनेगी, यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। ये जब वार्म करंट्स यहाँ पर आएंगे तो लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर सेल्स जो हवा है ऊपर उठ के वापस इधर आएंगी और एक ब्रांच इंडियन ओशन के अंदर चली जाएंगी। और ये जब इधर आ रही है ना विंड्स, ये जो विंड्स हैं वो ट्रेड विंड्स को भी हेल्प करती हैं इधर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडियन जो मानसून है उसमें भी हेल्प होती है इन वॉकर सेल के थ्रू। लेकिन जब लालिनो ईयर होता है उसमें चीजें बिल्कुल उलट जाती हैं। उलट कैसे जाती हैं कि यहाँ पर जब वार्म करंट्स है वो किस तरफ, पहले तो नॉर्मल ईयर में इस तरफ फ्लो करती हैं, लेकिन लाल जो अलिनो ईयर होता है उसके अंदर जो विंड्स होती हैं, वार्म करंट जो होती है वो इस तरफ फ्लो करती हैं, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। अब देखो, वार्म करंट जब इधर आएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसे बनेगा, ज्यादा बनेगा, मतलब यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। और वार्म करंट्स इधर से जा रही है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस रहेंगे। तो जो विंड ब्लो करेंगे वो कैसे ब्लो करेंगे, इस तरफ ब्लो करेंगे। ओके, और जो हमारी ट्रेड विंड्स है वो किस तरफ मूव करती है, इस तरफ मूव करती हैं। तो ये जो विंड्स इधर मूव कर रही है ना, तो ये विंड्स हैं इन सरफेस विंड को भी, जो ट्रेड विंड्स हैं उनको भी वीक करती हैं। और इनको वीक करेंगे तो हमारा मानसून भी वीक होगा। तो इसी वजह से जब अल नीनो होता है तो हमारा इंडियन जो मानसून होता है वो भी वीक होता है। बस आपको यही बेसिक चीजें इसमें पढ़नी है, बाकी ये थ्योरी पार्ट जो है, जो मतलब इनको बेबी क्राइस्ट बोलते हैं, ये आप इनमें से पढ़ेंगे तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो जो अल नीनो ईयर होता है वो 3 से 7 साल के बीच में देखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको समझनी थी इंडियन मानसून के अंदर, वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा कुछ थ्योरी पार्ट है जिसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं भी आपको बताऊंगा तो सीधे लाइन रीड करूंगा, उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी सारी चीजें समझाने की थी वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन सारी की सारी कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म। धन्यवाद।